Very good evening to all of you. Uh, Today Good we are evening. here for a very insightful session with Mining Gyan Institute. So, I, Dr. Jayaprakash Meena, Assistant Professor, Department of Mining Engineering, Jharkhand Rai University, Ranchi, take honor to extend warm welcome to all the students in career guidance session for today's session on the crack the mining gate, clear myths and unlock success. So I would like to introduce Mr. Vinod Chandrakar, the founder of the very renowned and prestigious mining institute, Mining Gyan. He is serving as an assistant manager in FCCL, Southeastern Coalfield. He is also a research scholar of IIT ISM Dhanbad. He has a very varied and vast experience in the field of mining competitive examination and some other mining related examination. So now I would like to request Mr. Vinod Kumar Chandrakar to address the GATE aspirants and guide them for their future endeavors. So thank you, Mr. Vinod. Now I would like to request you, please grace the occasion. थैंक यू सो मच जयप्रकाश सर, आपके वार्म वेलकम के लिए। और आप और सुमित किशोरे सर का ही एक इनिशिएटिव है जिसके चलते आज माइनिंग ज्ञान का टीम झारखंड रॉयल यूनिवर्सिटी के बच्चों से, स्टूडेंट से डायरेक्ट आज इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। Yes. मेरे बारे में सर ने तो बता ही दिया कि माइनिंग ज्ञान का फाउंडर जो भी हमने स्टार्ट करा था, अकेले मैं नहीं, एक्चुअली 2 और लोग थे जिन्होंने मिलकर के इस इंस्टीट्यूट को स्टार्ट करा था। करंटली एसएसएल में वर्क कर रहा हूँ और रिसर्च स्कॉलर हूँ आईआईटी आईएसएम धनबाद में। फर्स्ट क्लास मैनेजर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट भी मेरे पास है। तो मेरे अलावा और 2 लोग हैं जो आज के सेशन में आप लोगों को गाइड करेंगे या जो भी आपके गेट से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज है उसको सॉल्व करेंगे। तो एक है अनुराग पाठक सर और दूसरा है विनायक साहू सर। अनुराग पाठक सर आईआईटी बीएचयू के पास आउट है, जिनका गेट 2024 के अंदर में ऑल इंडिया रैंक 1 आया था। विनायक साहू सर एनआईटी राउरकेला के पास आउट है, जिनका गेट माइनिंग इंजीनियरिंग 2024 में 62 रैंक आया था। तो ये दोनों भी आपके आज के सेशन के अंदर में कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। आज का यह सेशन बेसिकली डेडिकेटेड होने वाला है कई सारे आपके क्वेश्चंस पे। और तो आज के सेशन जो है कई सारे चीजों पे डेडिकेटेड होने वाला है। एक तो है कि आपका पीएसयूज, जो माइनिंग के पीएसयूज है, कोल इंडिया, एनटीपीसी, एनएमडीसी, नालको, मॉयल, इस तरह के जो भी पीएसयू है उसके अंदर में जाने का रास्ता आपका कैसे खुलता है, कैसे आप वहां जा सकते हैं, क्या चैलेंजेस है इसको जाने के लिए, कितने मार्क्स से आपका सिलेक्शन होता है, तो इस पर बात करेंगे। माइनिंग इंजीनियर के लिए फ्यूचर में क्या क्या चीजें हैं कि अगर आप अभी 3rd ईयर में है, 4th ईयर में है, 2nd ईयर में है या पास आउट हो चुके हैं, अगर हो सकता है पास आउट वाले बच्चे भी जुड़े होंगे, तो आपके लिए अभी आने वाले 2-3 साल किस तरह का होने वाला है, कितना आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, कौन कौन से रास्ते हैं जहां जो आप चुन सकते हैं, उन फ्यूचर एस्पेक्ट पे बात करेंगे। आप यदि गेट माइनिंग इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे होंगे, जो कि डेफिनेटली तैयारी कर रहे होंगे अगर आप माइनिंग इंजीनियर है जिस भी ईयर में आप हैं, तो जैसा गेट है जिसके थ्रू आपका ज्यादातर जॉब माइनिंग में लग रहा है, तो गेट की तैयारी कर ही रहे होंगे, तो उसके रिलेटेड गेट की तैयारी के लिए क्या क्या टिप्स है, जो आपको किन किन चीजों का ध्यान में रखना है, उस पर आज के इस वीडियो में बात करेंगे। आप कॉलेज के जो भी वर्क शेड्यूल है कि कॉलेज का जो सेमेस्टर एग्जाम है, क्लास टेस्ट जो होता है, जो भी असाइनमेंट है, प्रैक्टिकल्स है, उन सब चीजों के साथ गेट की तैयारी को कैसे बैलेंस कर सकते हैं कि कॉलेज का काम भी हमारा इंटरप्ट ना हो, उसके साथ साथ में आपका तैयारी भी अच्छे से चलता रहे। कोई अगर 2nd ईयर में है या 3rd ईयर में है, उन्हें किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अगर कोई 2nd ईयर में है तो उसके पास एक लंबा स्पैन रहता है कि 2nd ईयर में तो 2nd ईयर का पूरा टाइम, 3rd ईयर का, फिर 4th ईयर का 3 साल रहता है। वैसे 3rd ईयर वालों के पास तो 2 साल का पूरा टाइम मिलता है। आप लोगों को एक हल्का सा जानकारी दे दूं कि माइनिंग वालों के लिए अभी भी गेट इतना टफ नहीं कि 3-3 साल का टाइम दे, लेकिन फिर भी अगर आप 2nd ईयर में हैं या 3rd ईयर में, तो आपके पास एक बड़ा टाइम रहता है कि कम एफर्ट में आप एक अच्छा आउटकम ले सकते हैं कि डेली बेसिस पर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ करके। तो क्या चीज है जिसको ध्यान में रख सकते हैं 3rd ईयर के, उसको डिमोटिवेशन भी ना है, कंसिस्टेंसी बना रहे, और एंड ऑफ द ईयर जब वो 4th ईयर पास आउट करे, गेट का एग्जाम जब वो दे, तो उस टाइम पे एक अच्छा रैंक उनके हाथ में हो बिना कोई प्रॉब्लम के। तो ये छोटे छोटे चीज हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा आपके भी क्वेश्चंस लेंगे अगर आपके
दिमाग में कुछ भी गेट से रिलेटेड कोई भी चीजें हैं जो आप पूछना चाहते हैं, तो मैं अनुराग सर और विनायक सर आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं इन्हीं क्वेश्चंस पर बेस्ड कुछ कुछ डेटा है जो मैं आपको देना चाहूंगा। आप में से कई सारे लोगों को पता भी होगा, कुछ को नहीं भी पता होगा, तो इस पर पहले बात कर लेते हैं कि पास्ट वैकेंसीज की बात करें अभी तक का। तो पास्ट वैकेंसीज की बात करें तो माइनिंग वालों के लिए जो पास्ट पीएसयूज में वैकेंसी आए हैं, ये एक मोटा माटी वैकेंसी लेके चल रहा हूँ, जो मेजर रिक्रूटर है उनकी लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा और भी कई सारे हैं, अदर स्टेट में माइनिंग इंस्पेक्टर के आए हैं, माइनिंग ऑफिसर के आए हैं, और स्टेट का या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह का है, उसको तो मैं साइड करके चल रहा हूँ। मेजर जो रिक्रूटर है, जो पीएसयूज है जहाँ पे आपका जो भी वैकेंसी आया है, उसकी यदि हम बात करें तो 2021 में सीआईएल का रिक्रूटमेंट हुआ था, जिसमें 253 पोस्ट के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाला था। दूसरे हेलो, मेरा वॉइस रिपीट हो रहा है। हाँ, तो दूसरे जो भी पीएसयूज है उसमें 7 पोस्ट टोटल आपके 270 के आसपास पोस्ट थे जो 2021 में आया था। 2022 के लेके चले तो 699। 2021 का साल जो था बड़ा ही गोल्डन ईरा था माइनिंग वालों के लिए, कि अकेले कोल इंडिया ने ही 700 पोस्ट निकाल दिया था। इतना जो पोस्ट था उसमें से ओबीसी और एसटी वालों का तो सीट फुलफिल भी नहीं हो पाया था, कि जितना मिनिमम जो उन्होंने वैकेंसी निकाला था वो भर भी नहीं पाया था। और कोल इंडिया तो कोल इंडिया, एनटीपीसी, एनएमडीसी और भी कुछ पीएसयूज मॉयल वगैरह ने भी वैकेंसी ने टोटल 743 पोस्ट था जो 2022 में माइनिंग वालों के लिए निकला था। 2023 में 351। 2024 के लिए भी एक प्री नोटिफिकेशन आ रखा है, डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन प्री नोटिफिकेशन उन्होंने बता रखा है कि 2024 से भी रिक्रूट करेगा। और 2025 के लिए भी एक प्री नोटिफिकेशन आ रखा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 2025 गेट से भी ये रिक्रूटमेंट करेगा। एनएमडीसी और कोल इंडिया दोनों का आ रखा है। ठीक है, तो ये आपका पास्ट ईयर्स है, 21, 22, 23, 24, 25 लगातार आपके वैकेंसीज आ रहे हैं। और ये जो वैकेंसीज है वो भी बल्क में आ रहे हैं। ये जो वैकेंसी आया है, कितने मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो गया, यदि आप कोल इंडिया में जाना चाह रहे हैं, एनटीपीसी में जाना चाह रहे हैं या एनएमडीसी में जाना चाह रहे हैं, कितना मार्क्स आपने लाया कि आपका इन सीआईएल के अंदर में, एनटीपीसी या एनएमडीसी के अंदर में एक सीट कम हो गया। तो मेजर रिक्रूटर अगर कुछ है वो है सीआईएल। फर्स्ट प्रेफरेंस अगर किसी का रहता है तो वो रहता है सीआईएल। सीआईएल का एक डेटा अगर हम देख लें कितने मार्क्स में सिलेक्शन हुआ, तो बाकी सबका भी मान के चले कि इसी के आसपास में ही सिलेक्शन हुआ है। तो ये जो कट ऑफ रहा है, जो सिलेक्शन हुआ है 2021 का, 22 का, 23 का, कितना स्कोर लाने से आपका सिलेक्शन हो गया है। तो 2021 में अनरिजर्व कैटेगरी से जिनका 513 स्कोर था, उनका कोल इंडिया के अंदर में सिलेक्शन हो गया था। ईडब्ल्यूएस से 552, ओबीसी से 543, एसटी एससी से 271। तो ये रहा 2021 का। 21 के बाद 22 जो था, 22 जिसमें मैंने बताया कि अकेले कोल इंडिया ने 699 पोस्ट निकाला था। उस 699 में भी 58 पोस्ट ऐसे थे जो भर ही नहीं पाया था, कोई उसके लिए कैंडिडेट मिला नहीं। तो उस साल में जो सिलेक्शन हुआ था जनरल कैटेगरी से 25.5 में, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में 22.9 और एसटी एससी से 17 मार्क्स जिनका आया था उनका सिलेक्शन हो गया था। तो ओबीसी और एसटी एससी का जिनका जस्ट कट ऑफ मार्क्स से पार हुआ था उनका सिलेक्शन हो गया था। और जनरल से भी जिसका 0.5 मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स से 0.5 जिसका एक्स्ट्रा आया था, उनका सिलेक्शन हो गया था 2022 में। तो बोल सक रहे हो कि 22 में पकड़ के कोल इंडिया ने ज्वाइन कराया था कि भाई आके ज्वाइन कर लो, ऐसा वाला सीन था। 2023 के अंदर में भी बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं फेस करना पड़ा है। 23 में भी आप देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस से 28.3, ओबीसी से 28, एसटीएससी से 20.3 और जनरल से 29 मार्क्स ला करके लोगों का सिलेक्शन हो जा रहा है। ये मार्क्स कितने में है? आउट ऑफ 100 में से एसटीएससी वाले को 20.3 मार्क्स लाने पड़ रहे हैं, ओबीसी को 28 लाने पड़ रहे हैं, और जनरल की भी बात करें तो उसको भी कोई खास मार्क्स लाने नहीं पड़ रहे। जहाँ पे दूसरे ब्रांच वाले भाई साहब कि अगर पीएसयू के अंदर जाना चाहे तो 100 में से 80 प्लस लाना पड़ता है, 85 प्लस लाना पड़ता है, गिरे से गिरे हालत में 75 प्लस लाना पड़ता है। आपके यहाँ 28-29 मार्क्स में कोल इंडिया में सिलेक्शन हो जा रहा है। और हाईएस्ट जो मार्क्स जाता है, जैसे इस साल का अनुराग सर हमारे बीच है, 58.33 कुछ हाईएस्ट मार्क गया था AIR 1 का।
जितने मार्क्स में दूसरे ब्रांच में, तो पीएसयू में सिलेक्शन भी ना हो, पीएसयू तो छोड़ दो, अगर कोई एमटेक करने जाना चाहे आईआईटीज के अंदर में, पीएचडी करना जाना चाहे आईआईटीज के अंदर में, तो उनका 58 मार्क्स में कहीं से ना हो, तो उतने में माइनिंग में तो हाईएस्ट स्कोर उतना जा रहा है। तो बेसिकली बोलना ये चाह रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटीज आपके पास है, जिस मार्क्स में आपका सिलेक्शन हो रहा है, थोड़ा एफर्ट आप लगा लेते हैं तो आराम से आप अपने आप को आने वाले 1 साल 1.5 साल 2 साल के बाद में कोल इंडिया, एनटीपीसी, एनएमडीसी जैसे पीएसयूज के अंदर में देखेंगे। कट ऑफ मार्क्स यदि मैं बात करूं, कट ऑफ मार्क्स क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो हुआ कि आप पीएसयू के अंदर में जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए अलग से कट ऑफ मार्क आता है कि पीएसयू अपना जो भी जारी करता है पोस्ट के हिसाब से, वैकेंसी के हिसाब से, उस पर्टिकुलर साल में कितना पोस्ट आया उसके हिसाब से। बट एक कट ऑफ मार्क भी है जो गेट निकालता है। ये कट ऑफ मार्क क्यों इंपॉर्टेंट है सर? इस कट ऑफ मार्क को पार करने के बाद आप एमटेक करने यदि आप जाते हैं तो स्टाइपेंड मिलता है, 12,400 के आसपास पर मंथ का स्टाइपेंड मिलता है, जहां तक मुझे ध्यान है, हो सकता है बढ़ भी गया होगा। तो ये जो आपको स्टाइपेंड मिलता है अगर आप इस मिनिमम कट ऑफ मार्क को पार कर लेते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये मिनिमम कट ऑफ मार्क्स पार कर लेते हैं तो माइनिंग वालों के साथ ही ऐसा एक अपॉर्चुनिटी है कि बहुत संभावना है इस मिनिमम मार्क्स को पार करने लेने मात्र से आपका एमटेक के लिए सिलेक्शन जो है आईआईटी या एनआईटीज में हो जाएगा। बाकी सारे ब्रांच आईआईटी एनआईटी में एमटेक करने के लिए सपना देखते हैं, 70-75 प्लस लाने के बाद में उनका एमटेक में भी सिलेक्शन होता है, एमटेक करने के लिए भी आईआईटी में सिलेक्शन होता है। आप जस्ट कट ऑफ मार्क पार कीजिए, आईआईटी वाले दोनों हाथों से आपका स्वागत करते हैं कि आओ हमारे पास से एमटेक कर लो। तो जिस तरह के कॉलेजेस से हम आते हैं कि प्राइवेट कॉलेज से आ रहे हैं या कोई स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज से आ रहे हैं जहाँ पे ऐसा कुछ खास हमको माहौल नहीं मिला, आईआईटी से आगे आप पढ़ना चाह रहे हैं तो वो रास्ता भी आपको गेट का एग्जाम खोल के देता है। तो कई सारे मायने में गेट का एग्जाम आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये एक गेट एग्जाम ही है जिससे करके कि ठीक है आपने जिस भी मजबूरी से प्राइवेट कॉलेजेस में ज्वाइन किया कि आपका जो भी स्टेट का एग्जाम होता है उसमें अच्छा मार्क्स नहीं था, जो आपका जेई मेंस होता है उसमें अच्छा आपका मार्क्स नहीं था, जो आपका जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आपने कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया जिस भी रीजन से, तो ठीक है अभी के टाइम पे आपको मजबूरी में प्राइवेट में जाना पड़ा, लेकिन आपका आगे का जो जर्नी है वो एनआईटी से आईआईटी से जाए वो सिक्योर करने का काम गेट का एग्जाम कर देता है कि कोई बात नहीं, जेई मेंस का एग्जाम अच्छा नहीं गया, कोई बात नहीं, स्टेट का जो भी एग्जाम होता है गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए वो अच्छा नहीं गया, बट आपके पास मौका है कि आज कि आप अपने टाइम को एक प्रॉपर डायरेक्शन में लगा करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। वैसे एमटेक का कोई बात नहीं करता माइनिंग में, ज्यादातर जो बात करते हैं वो पीएसयू के अंदर में जाने का बात करते हैं। और जब पीएसयू के अंदर में जाने की मैं बात करूं तो चाहे वो अनुराग पाठक हो जिनका AIR-1 आया और जिन्होंने बीएचयू से पढ़ा है, और चाहे कोई दूसरा हो जिनका 600, 700 या 400 रैंक आया है, अगर वो एसटी से कैटेगरी से बिलोंग करता है या जनरल से भी बिलोंग करता है, जनरल का 427 के रैंक में हो गया था तो वो बिलोंग करता है, भले प्राइवेट कॉलेज से जाता है, दोनों जब एक बार कोल इंडिया के अंदर में जाएंगे मिलने वाला जो डेजिग्नेशन है या पोस्ट है या सैलरी दोनों को सेम मिलना है। फिर वहां पे कोई मायने नहीं रखता कि आप किस कॉलेज से पढ़े, कैसा आपका कॉलेज रहा है, किस हालात में आपने पढ़ा, कुछ मायने नहीं रखता। अगर उस टाइम पे कोई अगर आपको दिखेगा तो आपका हाथ में आने वाला सैलरी और मिलने वाला रुतबा है जो कोल इंडिया, एनएमडीसी, एनटीपीसी में ज्वाइन करने लेने मात्र से आपको मिल जाता है। तो ये सारी बातें हुई आपके जो भी है पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड का, जैसा आप देख सक रहे हैं कि लगातार वैकेंसी 2023, 22 और 21 में कोल इंडिया का, इससे पहले भी 19 में आया था, 17 में आया था। आप एक्चुअली बहुत गोल्डन इरा से गुजर रहे हैं। सुमित सर आपको बता सक रहे हैं, जयप्रकाश सर आपको बता सक रहे हैं कि 17 से पहले कोल इंडिया का वैकेंसी 5-5 साल में आया करता था। कि 17 से पहले जो पिछला जो वैकेंसी आया था 2012 में आया था, उसके पहले 7 में आया था, उसके पहले 2 में आया था। 5-5 साल में वैकेंसी आने के क्या दिक्कत थे कि अगर आप उस साल निकाल दिए तो अच्छी बात, अदरवाइज फिर अगला 5 साल आपको वेट करना पड़ेगा कोल इंडिया के वैकेंसी के लिए। दूसरा एक चीज है कि 5 साल में रुके हुए बच्चे सारे के सारे से आपको compete करना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा। यहाँ पे हर साल आ रहे हैं तो जो एक रॉ मेन जो बोरे बेस्ट क्वालिटी जो भी स्टूडेंट है वो सारे ऑलरेडी रिक्रूट हो चुके हैं। आपके पास जो कंपटीशन में बचे हुए लोग हैं जो जिससे आप आराम से कम्पीट कर, जब 5 साल में आएगा तो आपका कंपटीशन कहीं ना कहीं टफ हुआ करता था, और उस टफ कंपटीशन में भी अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो अच्छी बात, कोल इंडिया का एक सीट ले लिया अच्छी बात, अदरवाइज फिर अगला 5 साल आपको वेट करना पड़ता। अभी आपके पास ऐसा नहीं है कि अभी कोई बच्चा होगा जिन्होंने 2024 का एग्जाम दिया, कोई अच्छा मार्क्स नहीं आ पाया जिस भी कारण से, तो उनके पास मौका है कि भाई कोई नहीं 25 में दिला लेंगे, 25 में नहीं आया उनके पास मौका है कोई नहीं 26 में भी आने वाला है, 26 में दिला लेंगे। ये गोल्डन इरा से आप गुजर रहे हैं। इस मौके में भी अगर कोई गवर्नमेंट जॉब अपना सिक्योर नहीं कर पाया तो ये मान के चलिए कि आप गवर्नमेंट जॉब के लायक बने ही नहीं है। अगर कोई यहाँ पे माइनिंग वाला कोल इंडिया का एक सीट कंफर्म नहीं कर पाया तो मान के चलिए कि अगर आप नॉन माइनिंग बंदे रहते तो आपके लिए एक चपरासी का पोस्ट निकालना भी मुश्किल काम था। अगर इस स्टेज में भी यदि आप अपने आप को कैपेबल नहीं पाते हैं, अगर आप एक संदेह के साथ जी रहे हैं कि सर मुझे पता नहीं, डर लग रहा है,
गेट का एग्जाम बड़ा टफ है, न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्वेश्चन नहीं समझ में नहीं आते हैं, मैं क्वेश्चन पेपर देखता हूँ उसमें एक क्वेश्चन ऐसे पल्ले नहीं पड़ता जिसको मैं कभी देखा हूँ, तो बड़ा डर सा लगता है, एक क्वेश्चन हिलते भी नहीं है। तो जिस भी सिचुएशन में आप गुजर रहे होंगे, अगर आपको ये टफ लग रहा है, यहाँ से आपका एक कोर्स कंफर्म करना टफ लग रहा है, तो मान के चलिए आप कहीं भी कोई भी जो है सेक्शन में या सेगमेंट में आप गवर्नमेंट जॉब लेने लायक नहीं है। अगर गवर्नमेंट जॉब लेना कहीं आसान है बोल सक रहे हो तो यही आसान है। क्लियर है बात? देखो यार, कोई गरियाना मत मरवा सर, ऐसा आप बोल रहे हो चपरासी वपरासी के लायक नहीं है, तो देखो ऐसा कोई हर्ट करना मेरा उद्देश्य नहीं, जस्ट बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो झारखंड राज्य यूनिवर्सिटी वाले बच्चों से बात करा है, उनका जो हालत है मैंने बात करा है कि सर बड़ा मुश्किल काम हो रखा है, क्वालिफाई करने में भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है, गेट में मार्क्स हमारे माइनस में जा रहे हैं, पॉजिटिव तो छोड़ दीजिए। तो इसलिए मुझे ऐसा बताना पड़ रहा है कि भाई थोड़ा टाइम दे दीजिए, थोड़ा डेडिकेशन दे दीजिए। टफ है नो डाउट, जैसे सरदारी वाले बात करते हैं सर, सरदारी का पेपर बड़ा आसान आता है, उसका कट ऑफ मार्क कितना जाता है? 100 में आप 91 लाइए, 92 लाइए, 93 लाइए, तब जाके आपका सिलेक्शन हो रहा है 100 में, इतना तो आसान पेपर आए, लेकिन कट ऑफ भी आप देखिए, यहाँ टफ है, कोई बात नहीं, टफ है, लेकिन आपका सिलेक्शन कितने में हो जा रहा है? 35 प्लस मार्क्स ले आइए, चाहे जनरल से ओबीसी चाहे एसटी एसटी से, जैसा क्वेश्चन पेपर लास्ट 5 साल का रहा है, आपका लगभग सिलेक्शन हो ही जाना है 35 मार्क्स लाने मात्र से। तो कहने के लिए टफ है, लेकिन अगर आप 50-60% सिलेबस भी करते तब भी आपका सिलेक्शन हो जाना है। लोग बाग का हमने पुराना रिजल्ट देखा है कि लोग एक महीना, डेढ़ महीना, 2 महीना पढ़ करके अच्छा रिजल्ट लेके आए। अगर आप साल भर पढ़ते तो क्यों नहीं आपका सिलेक्शन होगा? आराम से हो सक रहा है। तो ये सारी बातें हैं। तो पास्ट का तो आपने बता दिया सर, अभी हम सेकंड ईयर में हैं, अभी हम थर्ड ईयर में, अभी हम फोर्थ ईयर में। फोर्थ ईयर वालों के लिए तो खैर तो बता दिया कोल इंडिया ने कि 2025 में भी रिक्रूट करेगी करके, लेकिन अगर कोई थर्ड ईयर में है या सेकंड ईयर में है तो उनके मन में संदेह हो सकता है सर आगे का क्या 26 में आएगा कि क्या 27 में वैकेंसी आएगा। तो उनको मैं बताना चाहूंगा, आगे बताने से पहले मैं एक बार देखना चाहूंगा कि भाई अभी तक की बातें क्लियर है कि पता चल रहा है मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही सुन रहा हूँ, समझ में आ रहा है? या कुछ होगा अभी तक कोई पूछना चाहे, बताना चाहे? यस सर। कोई कुछ पूछना चाहेगा अभी तक की चीजों में, अगर कुछ ऐसा डाउट हो? यस सर। राकेश, विश्वजीत, चंदन, सौरभ, किसी कुछ पूछना है कि आगे बढ़े? यस सर, कुछ पूछना है। हाँ बोलो। सर आपने सिर्फ कोल इंडिया के बारे में बताया, आप सर मेटल के बारे में या ओपन कास्ट के बारे में भी कुछ बता दे तो ठीक है, थैंक यू सर। और किसी का कुछ है? अभी तक जो बताया उसमें कहीं कोई समस्या है, कुछ है जो लग रहा होगा या कोई कॉन्ट्राडिक्शन होगा? नहीं सर ये आप गलत बोल रहे हैं, मिसलीड करना है। नो सर। आगे बढ़े, ठीक है। कुछ अंदर से कनेक्ट हो पा रहे हैं कि हाँ नहीं सर सही बोल रहे हैं? आंख कान मूंद के बैठे हुए थे, सोए हुए थे कि हाँ कुछ लग रहा है कि हाँ कुछ काम का चीज आ रहा है? ठीक है सर चलिए, अबर का कट ऑफ कितना रह सकता है सर? आगे का कट ऑफ कितना रह सकता है? ठीक है, आते हैं इस पे। हम लोग का बैच का कट ऑफ कितना रह सकता है वो पूछना चाह रहे हैं। हाँ मैं बता रहा हूँ, इस पर आता हूँ। थैंक यू ठीक सर। है, सर और एक क्वेश्चन है और कुछ है? सर। जैसे सर हम लोग सर अभी थर्ड ईयर में है, तो सर नेक्स्ट सर 2025 में सर हम लोग का जो रैंक आएगा तो वो हिसाब से तो सर पीएसयू होगा नहीं, तो उसके बाद सर आपके एमटेक के लिए एलिजिबल होगा ना? एमटेक लेवल से एलिजिबल रहेंगे। जो कोल इंडिया, एनटीपीसी, एमडीसी सब निकालता है वो करंट ईयर का स्कोर कार्ड मिलता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, फिर वापस आप एक बार आ जाएंगे, क्या है कैसे पूछ लेंगे। ठीक है, तो एक जो भाई साहब बता रहे हैं कि सर फ्यूचर में कट ऑफ कितना जा सकता है, देखो यार पहली बात तो कट ऑफ जो है वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आ रहा है, कि वो हार्ड है, मॉडरेट है या इजी है। जैसे इसी में बता दूं, 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें हाईएस्ट मार्क 89 के आसपास गया था, हाईएस्ट मार्क। उसके बाद का जो हाईएस्ट मार्क है वो क्या बोलते हैं आपका, अभी लास्ट ईयर को तो 58.33 ही आया है, अदरवाइज में आपका 65 से 75 के आसपास में रहता है। और 2018 का ही जो क्वेश्चन पेपर था जहां पे जनरल का कट ऑफ मार्क 45 गया था, ओबीसी का 40 गया था, एसटी/एससी का 35 प्लस गया था। तो क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही पूरा चीज डिपेंड करेगा कि कैसा आपका कट ऑफ रहने वाला है। लेकिन अगर हम पास्ट ट्रेंड की बात करें,
2020, 21, 22, 23, 24 की बात करें तो ये जो पेपर है वो अच्छे लेवल्स के आ रहे हैं। लास्ट 5-6 साल से गेट ने अपना जो भी लेवल है उसको हाई कर दिया है, पेपर अच्छे टफ बन रहे हैं। तो ऐसा अगर क्वेश्चन पेपर बनने लगे तो कट ऑफ मार्क जो गया है कोल इंडिया गेट का, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि जनरल का 2021 में 31 गया था, ईडब्ल्यूएस का 27.9 गया था, ओबीसी का फिर 22 का 23 का, ऐसे जो भी आपको दिख रहा है कट ऑफ मार्क लगभग ऐसा ही कुछ रह रहा है 25 से 30 के बीच में। लास्ट 3 साल का तो 25 में ही रह रहा है। ऑल इंडिया का भी अगर हम कट ऑफ मार्क्स की बात करें तो आप देख सकते हैं 29, 25 ये जनरल का है कि जो आपको 2022 हो तो एक्सेप्शन था कि 700 पोस्ट आया था, उतना हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि आगे आएगा, लेकिन इन जनरल लेके चलिए कि आप 29 मार्क्स में आपका लास्ट ईयर जनरल का सिलेक्शन हो गया था। आगे मैं बोलूं कि आपके लिए अगर ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आए तो कितना मार्क्स लाना आपके लिए सिक्योर होगा, तो आप बोल के चल सक रहे हैं कि आपका अगर 35, 36 आ जाता है तो आप मान के चल सक रहे हैं कि आपका लगभग 80-90% चांस है कि हो जाएगा। 40 प्लस ला करके आप 100% सिक्योर हो सकते हैं कि कैसा भी कुछ भी रहे आपका सिलेक्शन होना ही होना है एक ना एक पीएचयू के अंदर में। टारगेट क्या रहे, 40 मार्क्स आप टारगेट लेके चलिए, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है 29 में अगले साल भी सिलेक्शन हो जाएगा, 28 ईडब्ल्यूएस में अगले साल भी सिलेक्शन हो जाएगा, जरूरी नहीं है। क्योंकि ये जो था 350 पोस्ट आया था 2023 में, जरूरी नहीं है अगले साल भी 350 आएगा। 250-300 के आसपास का हम एक्सपेक्टेशन लेके चल सकते हैं, कितना ही कुछ आना है। तो ऐसे में आपको टारगेट जो लेके चलना है 40 प्लस का टारगेट लेके चलना है। तो एक जो बोल रहे थे सर फ्यूचर में कट ऑफ कितना जा सकता है, दूसरा एक है कि सर 2025 वाले जो हैं जो थर्ड ईयर वाले हैं, थर्ड ईयर का बोलना है सर ठीक है 2025 का कोल इंडिया ने निकाल दिया है, एनएमडीसी ने निकाल दिया है कि 2025 में भी रिक्रूट करेगा, ठीक है। ये एडवर्टाइजमेंट है 2024 का और 2025 का। 24 का तो आया ही था, 25 का भी है कोल इंडिया का, इसमें डरा नहीं है, कोल इंडिया का भी आ गया है, ठीक है। अच्छा यही है कोल इंडिया का, तो ये आ रखा है। लेकिन मैं सर हूँ थर्ड ईयर में, मैं हूँ सर सेकंड ईयर में, क्या मेरा आएगा आगे फ्यूचर में भी वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा? कि ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एमटेक करने ही मेरे को मिलेगा, या जो अभी थर्ड ईयर में जो एग्जाम दिलाएंगे एलिजिबल तो है तो उसका स्कोर कार्ड सिर्फ एमटेक के लिए ही वैलिड है, या पीएचडी करना चाह रहे हैं उसके लिए वैलिड है, दूसरे पीएचयूज के लिए वो करंट ईयर का स्कोर कार्ड मांगता है। तो जो मेन संदेह है बच्चों का कि सर आगे वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा, मैंने यूट्यूब वीडियो में भी बताया है कि प्रोबेबिलिटी क्या है आने की। तो मैं आपको बता दूं अभी भी जो माइनिंग डिसिप्लिन में E2 ग्रेड का 1377 पोस्ट खाली है, 1377 ये वैकेंसी है माइनिंग में E2 का। दूसरा अगर मैं ये है कौन सी ईयर का 2024 का डेटा है, 25 जून 2024 में जो भी किसी ने आरटीआई डाला था, तो आरटीआई के रिप्लाई में जो भी कोल इंडिया ने बताया कि 1377 पोस्ट खाली है। दूसरा रेजिग्नेशन आप देखिए कि रिजाइन या रिटायर्ड, तो 25 लोगों ने रिजाइन करा था माइनिंग डिसिप्लिन से और 296 लोग रिटायर हुए हैं फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में। सबको मिला दो तो कितने के आसपास जाता है, मोटा मोटी 1700-1600 के आसपास जो है टोटल अभी खाली पोस्ट जो है खाली दिखता है। ये 1700 जो खाली है उसको तो भरेगा भाई साहब, हर साल जो वैकेंसी निकालता है आप एस्टिमेटेड लेके चलिए। मैं तो मिनिमम लेके चल रहा था 250-300, अगर 350 भी निकाल के चले मैक्सिमम साइन, तब भी इतने को भरने में कितना साल लगेगा, अगला 5 साल तो मान के चलिए। और ये सिर्फ जो अभी खाली है उसको भरने में, उसके बाद रिटायर भी होंगे। अगर मैं इसी को रेफरेंस लेके चलूँ कि 23-24 में जो रिटायर हुए हैं 296, इससे ज्यादा ही रिटायरमेंट होगा 24-25 में, फिर 25-26 में उससे ज्यादा ही रिटायरमेंट होगा। ये जो आपको 300 के आसपास दिख रहा है रिटायरमेंट बहुत है, तो ये रिटायरमेंट को ही फुलफिल करने जाए तो हर साल का 300 पोस्ट ऐसा ही हो जाता है। सिर्फ माइनिंग डिसिप्लिन का बता रहा हूँ ना, तो 300 पोस्ट तो ऐसे ही हो जाता है रेजिग्नेशन और रिटायरमेंट को मान के चले। तो आप एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ सकते हैं कि आज जो आप पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको कोल इंडिया में ही पहुंचाएगा। आप जो आप पढ़ रहे हो कहीं ना कहीं एनटीपीसी एनएमडीसी का रास्ता खोल के ही जाएगा। तो कोई भी संदेह नहीं पालना, और वैसे भी संदेह के साथ में पढ़ाई नहीं होता है। आप 100% सिक्योर रहेंगे कि जो मैं आज कर रहा हूँ उसका आउटकम अच्छा ही निकलना है, तभी जाके पढ़ाई होता है। अगर मैं नेगेटिव सेंस में भी बात करने लग जाऊं कि कोल इंडिया ने बोला हम खाली वैकेंसी के साथ में काम चला लेंगे, नया रिक्रूट नहीं करेंगे, ऐसा भी कर ले, तब भी आपके पास आज करने के लिए क्या है, पढ़ सकते हैं कोल इंडिया जो भी आप गेट के लिए, उसके अलावा और कुछ तो है नहीं। कोल इंडिया के लिए जब आप पढ़ेंगे तो बाकी सारे एग्जाम का भी तैयारी अपने आप हो जाता है। जैसे मॉयल अलग से एग्जाम लेता है तो उसका भी तैयारी आपका अपने आप हो जाता है। मतलब 99% चांस है कि कोल इंडिया रिक्रूट करेगा ही करेगा। लेकिन मैं एकदम क्या नेगेटिव लेके चल रहा हूँ कि 1% चांस है, उसी को मैं 100% लेके चल रहा हूँ कि नहीं आएगा। तब भी आपके पास आज जो है उसको ना आप पूरी तरह से बनाएंगे, संदेह के साथ में 100% डेडिकेशन नहीं हो पाता है। क्लियर है जी बात? ये मेरे एंड पे था कि क्या कुछ है जो माइनिंग वालों के लिए पास्ट में जो भी चीजें रहा है, फ्यूचर में क्या कुछ है जो आ सक रहा है।
और इसके लिए जो भी है आप तैयारी करना चाहते हैं तो चाहे तो खुद से भी पढ़ सकते हैं, अगर आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हैं हमको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरे बारे में आपको बाद में बता दूंगा, मेरे बारे में मतलब माइनिंग यान के बारे में आपको मैं बाद में बता दूंगा। उसके पहले आपके क्वेश्चंस लेते हैं, क्या कुछ है जो आप जानना चाहते हैं। आप लोगों के बीच में AIR 1 है, अनुराग पाठक सर है, और फिर विनायक साहू सर हैं। तो आप इनके भी नॉलेज को पूरा पूरा यूटिलाइज कीजिए। मैं कितना भी बात करूं यार, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का AIR 1 आपके लिए इंस्पिरेशन होता है। उस एग्जाम का AIR 1 अपने आप में आपको एक जो मार्ग प्रशस्त कर सकता है, जो आपको गाइड कर सकता है। मैं कितना भी बात कर लूं सारा हवा में बात होगा। तो आप उनके नॉलेज को यूटिलाइज कीजिए, किन स्ट्रगल्स के साथ में उन्होंने पढ़ा है, क्या कुछ है जिनको उन्होंने ध्यान में रखा है अपने प्रिपरेशन के दौरान, और आप किन किन बातों का ध्यान में रख सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं जिसको अवॉइड करने की जरूरत पड़ती है इन प्रिपरेशन के दौरान। जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है आप सर से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, अपने शंका का समाधान कर सकते हैं। आज का यह सेशन पहली बार हुआ है, आखिरी बार हुआ है, तो आप आज के सेशन को पूरा पूरा यूटिलाइज कीजिए और जो भी सवाल आप पूछना चाहते हैं सर से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरे इन पे ये जो भी है, बाकी आप जो भी पूछना चाह रहे हैं सर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कीजिए। ओके, कह रहा हूँ कि गेट के लिए कैसे प्रिपेयर करें, मतलब एक पाथवे बता दीजिए कि कहाँ से स्टार्ट करें, किस तरीके से पढ़े, कौन सा चैप्टर को पहले प्रेफरेंस देना है। गुड इवनिंग, एम आई ऑडिबल? क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? जी सर, यस सर। ओके 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 ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू विनोद सर। तो सबसे पहले हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। मेरा नाम अनुराग कुमार पाठक है और इस साल IIT BHU से हम बीटेक की डिग्री हमने ली है और इसी साल हमने गेट 2024 को भी लिखा है जिसमें हमारी रैंक ऑल इंडिया 1 है। तो यहाँ पे हम अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी जो भी हमने यूज करी है गेट एग्जाम को क्लियर करने के लिए वो शेयर करते हैं। फिर आप जो भी डाउट्स आपको गेट के करस्पॉन्डिंग या जो भी अलाइड फील्ड्स है माइनिंग के उससे जो रिलेटेड डाउट्स हो आप पूछ सकते हो। तो स्ट्रेटजी की बात करें तो सबसे पहले क्या है कि करंट सिनेरियो को आप देखोगे तो जो आवाज आ रही है ना? हाँ सर। ओके 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 ओके, नो इशू। हाँ, तो जैसा कि गेट के पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो करंट सिनेरियो में आप देखोगे कि जो गेट का लेवल है वो टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है। उसका रीजन है कि पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे गेट के करस्पॉन्डिंग अपॉर्चुनिटीज कम होती थी। जैसे कि PSUs वैकेंसी रिक्रूट नहीं करता था, केवल एमटेक के ऑप्शंस होते थे या फिर फर्दर हायर स्टडीज के। लेकिन करेंटली क्या है कि डिमांड जो है गेट एस्पिरेंट्स की, जो गेट क्वालिफाइड बंदे हैं उनकी ज्यादा हो गई है PSUs में, जिसके चलते क्या है जो कंपटीशन का जो लेवल है वही बढ़ गया है और साथ में जो गेट का आप एग्जाम देखोगे, पेपर देखोगे, उसमें उसका लेवल भी सडनली हाइक कर गया है। तो इस चीज को इस चीज को ध्यान में रखते हुए जब आप वो करोगे, प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो थोड़ा सा आप वो एडवांटेजेस पोजीशन पे रहोगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो क्या है, मतलब उसका वर्तमान में वो किस तरीके से उसका क्या ट्रेंड चल रहा है, कैसे पेपर सेट हो रहा है, क्या क्या कंपटीशन का लेवल है, उस हिसाब से आप अपने आप को सही पोजीशन पे पाएंगे। तो हम अपनी बात करें तो हमने क्या किया था कि सबसे पहले जो सिलेबस है गेट का सिलेबस माइनिंग की बात करें तो उसको सबसे पहले पूरी तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करी थी कि ये पेपर के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं और क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें ऑलरेडी आती हैं, हमारी वीकनेस क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है। क्योंकि ये किसी भी एग्जाम की पहली रिक्वायरमेंट होती है कि आप उसके सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करें, अदरवाइज फिर मतलब आपका जो डायरेक्शन है वो लीनियर नहीं रह जाएगा, आप इधर उधर भटकना स्टार्ट कर देंगे, वो जरूरी है। तो हमने पहले वही सिलेबस को पूरा अच्छे से देखा। उसके बाद अब क्या है कि जैसे आपने सिलेबस देख लिया तो जो कंटेंट है वो कैसे आप वो कर पाओगे, कैसे आपको मिले एक मतलब राइट जगह पे प्रॉपर कंटेंट आपको मिले, जिससे कि आपका जो डायरेक्शन है वो यूनिफाइड हो सके, आप कम से कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल सके बिना किसी हसल बसल के। तो हमने वही देखना स्टार्ट किया कि कैसे क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कैसे कैसे चीजों को वो रिसोर्सेस इकट्ठा किए जा सकते हैं। तो फिर उसी फोर्थ ईयर के अराउंड हमने क्या है कि ये जो माइनिंग ज्ञान है इसी में हमने वो लिया, एक सब्सक्रिप्शन ले लिया कि जो भी कंटेंट है, रिसोर्सेस है वो हमें एक जगह पे मिल जाएंगे, तो आसानी से चीजें वो हो जाएंगी, हमारे लिए इजी गोइंग हो जाएंगी, फिर हम अपने हिसाब से चीजों को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हम इसको पॉइंट्स में तोड़ें तो सबसे पहले आपको क्या बोलते हैं इसको, जो आपका वो सिलेबस है उसको एनालाइज कीजिए। सिलेबस को एनालाइज करने के बाद जो उसकी डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेस को ढूंढिए। दूसरी चीज, फिर एक बार जब आपको रिसोर्स मिल जा रहा है तो उस पर आप काम करना स्टार्ट कीजिए।
इसका हमारा मतलब ये है कि मतलब चीजों को कंटिन्यू कीजिए, चीजों को पढ़िए, लेक्चर्स देखिए, अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए, फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग कीजिए। जब वो चीजें हो जाए तो फिर आप अगले स्टेप की तरफ जा सकते हैं, प्रैक्टिस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि क्या है ना कि हर एक एग्जाम का अपना वो होता है, सेटअप स्टैंडर्ड होता है, सिनेरियो होता है। लाइक कि कुछ एग्जाम्स ऐसे हो सकते हैं जो थ्योरेटिकल बेस ज्यादा होते होंगे, कुछ एग्जाम ऐसे हो सकते हैं कि उसमें न्यूमेरिकल कंपोजिशन ज्यादा होता है। तो गेट की पॉइंट बात करें तो उसमें न्यूमेरिकल का जो कंपोजिशन होता है वो ज्यादा है, यदि थ्योरेटिकल नॉलेज की बात करें तो। उस हिसाब से आपको जो प्रैक्टिस है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, वो काफी इंपॉर्टेंट है। आपने कितने मॉक लगाए हैं, आपकी एक्यूरेसी क्या है, आप कितनी आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं, आप कैलकुलेटर को यूज करना आपको कितना अच्छे से आता है, ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब गेट की बात करें। तो वही सबसे पहले आप जब चीजें आपके सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करिए। तो ये सब चीजें हो गई। इसी बीच क्या है, जैसे आप माइनिंग के कंटेंट की बात करें तो वो केवल आप जहाँ पे हमने सब्सक्रिप्शन लिया था वहीं से नहीं, आप कई रिसोर्सेस हैं। लाइक कि जैसे आप एक स्टैंडर्ड बुक है एक गोरई है, वो कहीं ना कहीं माइनिंग ज्ञान वालों के लिए मतलब उसमें जितना भी गेट की रिक्वायरमेंट है सब उसमें दिया हुआ है। तो वो एक काइंड ऑफ मस्ट डू बुक है, वो करना चाहिए यदि आप गेट के सीरियस एस्पिरेंट है। वो बुक हो गई। इसके बाद अलग अलग सेक्शंस है, लाइक रॉक मैकेनिक्स हो गया, रॉक मैकेनिक्स के लिए भी एक अच्छी बुक है। देवाशीष एंड देव करके एक बुक है, वो आप देख सकते हो, वो भी एक अच्छी बुक है। फिर वेंटिलेशन की पर्टिकुलर बात करें उसके लिए एक जीबी मिश्रा बुक आती है, वो भी स्टैंडर्ड बुक है, वहां से भी आप अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इस तरीके से अलग अलग सेक्शंस हैं। और सिस्टम इंजीनियरिंग की बात करें तो उसका कंटेंट आपको आसानी से यूट्यूब में मिल जाएगा, क्योंकि वो दूसरे ब्रांचेस के साथ ये टॉपिक मतलब शेयर करता है, दूसरे ब्रांचेस में भी है। इस तरीके से आप पूरे जब इंटायर सिलेबस को गो थ्रू करेंगे तो चीजें आपके जो रिसोर्सेस हैं वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाएंगे, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कैसे चीजों को देख रहे हो। तो इस तरीके से ये कुछ चीजें हैं जिसपे आपको ध्यान देना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे आपने जब पूरा एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो आपको ये भी देखना होगा कि मतलब क्या ऐसी चीज है, मतलब जैसे एक तो होता है, दो चीजें होती है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। तो आप केवल हार्ड वर्क करके चीजों को जैसा आप चाह रहे डिजायर्ड रिजल्ट वो हो सकता है आपको जल्दी ना मिले, लेकिन यदि आप अपनी स्टडी में स्मार्ट वर्क भी इनकॉर्पोरेट करें तो चीजें और अच्छी हो सकती है। लाइक हमारे कहने का मतलब ये है कि गेट के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं उसको एनालाइज करना और उसको सॉल्व करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पर्टिकुलरली माइनिंग ब्रांच की बात करें तो। क्योंकि गेट के जो क्वेश्चंस हैं वो इनफाइनाइट क्वेश्चंस नहीं है, कुछ सेलेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस का पूल है, जो कि उसी में चीजें रिफाइन होते हुए आपको कुछ डेटा पॉइंट्स मैनिपुलेट कर दिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस की लैंग्वेज बदल जाती है, यूनिट्स के साथ चेंज हो जाता है, इस तरीके के क्वेश्चंस ही फ्रेम किए जाते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे जो जो भी अवेलेबल है अभी 2007 से लेके 2024 तक के, तो आपको चीजें दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी, कैसे क्वेश्चंस का पैटर्न होता है, क्वेश्चन का लेवल पहले क्या हुआ करता था, अभी कैसे चेंज हो रहा है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिसका यदि आप ध्यान रखोगे तो नो डाउट आप गेट माइनिंग की बात करें उसके गेट में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और जहां भी आप जिस भी डोमेन में जाना चाहते हो, पीएसयू में जाना चाहते हो, हाई स्टडीज के लिए जाना चाहते हो, वो आप वहां जरूर जा सकते हो। तो ये कुछ तरीके हैं जिसपे आप अमल कर सकते हो। Good afternoon, everyone. So myself Vinayak Sahu, respected Vinod Chandra sir and Jay Prakash sir. So I think everyone is comfortable in Hindi. तो मैं एक्चुअली एनआईटी राउरकेला से हूँ और अभी 2024 में गेट क्लियर किया हूँ। ऑल इंडिया रैंक 62 है। लास्ट ईयर भी मैं गेट दिया था तो वहां पर 500 रैंक था। तो मैं कभी गेट के लिए इंटरेस्टेड था नहीं, पर लास्ट में पापा ने फोर्स किया तो लास्ट एक महीना ही मैं माइनिंग ज्ञान से पढ़ा था और उसमें टोटल 62 रैंक आया था। तो जैसे आप सब पूछ रहे थे कि कैसा क्या टैक्टिस होना चाहिए, तो दिसंबर महीने में ही मैं माइनिंग ज्ञान का कोर्स खरीद लिया था और उसके बाद 15 दिन आई थिंक दिसंबर 15 के बाद मैं पढ़ना शुरू किया था। तो उसमें जो होता है पहला चीज है, जैसे अनुराग सर ने बताया कि सिलेबस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेबस आईआईसी के वेबसाइट में मिल जाता है, तो उसमें टोटल 6 सेक्शन होता है, 2 पेज का होता है। तो सबसे पहले एक काम करने की उसको अपना जहां पर पढ़ाई करते हो वहां पर पेस्ट कर लेना दीवार पे। तो उसको देखते रहना है कि वहां पर क्या-क्या सारी चीजें हैं, क्योंकि टोटल जो 6 सेक्शन में उसमें एक सेक्शन मैथमेटिक्स का होता है, उसमें मैथ के अंदर 5 सेक्शन होता है और उसके बाद जो 5 सेक्शन माइनिंग का होता है, उसमें हर चीज में 3-3 सेक्शन इनसाइड रहता है। तो उसको ठीक से एनालाइज करना और देखना कि कौन सा तुम्हारा मतलब तुमसे कौन सा चीज हो रहा है, मतलब थ्योरेटिकल तुमसे जो इजीली हो रहा है या न्यूमेरिकल चीज। और जो हमारा गेट होता है ना, हर साल मोस्टली 80 क्वेश्चन हम 80 नहीं 80 मार्क्स का हमारा न्यूमेरिकल आता है और 20 मार्क्स का हमारा थ्योरी आता है। अगर तुम अभी प्रिपेयर करना शुरू कर रहे हो तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, थ्योरेटिकल जो चीज है वो तुम स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि थ्योरेटिकल जो चीज होता है ना वो एक दिन में पढ़ नहीं सकते।
उसको तुम्हें 1 साल 2.5 साल ऐसा मतलब लग सकता है उसको मतलब पूरा क्लियर करने में, और उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं कि तुम्हारा माइनस मार्किंग हो सकता है। और न्यूमेरिकल का ऐसा होता है कि अगर तुम कर लिया और लास्ट तक पहुंच गए तो उसमें तुम्हारा 2 मार्क्स का 1 मार्क्स आने का पक्का है। और जो दूसरा मेन चीज होता है वो है मतलब सारा चीज एक साथ तुम्हारे पास हो। मतलब जैसे मैं कोर्स लिया था, मैं एक्चुअली मैं पहले कोर्स नहीं लिया था, मैं अपने दोस्त से लिया था। मतलब मेरा दोस्त लिया तो मैं उसको उसको पहले फॉलो करता था, फिर बाद में पता चला कि टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, तो उसके बाद मैं पूरा कोर्स ले लिया था। तो हमारा जो माइनिंग ज्ञान का जो कोर्स है उसमें ऐसा अच्छा है कि सारा चीज एक साथ है। मतलब अभी तुम्हारा ये डाउट है तो तुम वो वाला लेक्चर जाके वो एक क्वेश्चन तुम सर्च कर सकते हो और देख सकते हो। और एक चीज अच्छा है कि तुम जो रिवाइज है ना, रिवीजन क्लासेस लास्ट में होता है, वो तुम अच्छे से फॉलो कर सकते हो। तो मैं टोटल से रिवीजन क्लासेस में मैं देखा था और उसको फॉलो करके मेरा रैंक आया। और एक चीज ये है कि खुद से रिवीजन करना है। तो मैं जेई के टाइम में ये गलती कर दिया था, रिवीजन में बहुत खराब किया था, तो मेरा अच्छा रैंक आया नहीं था जेई के टाइम। पर इस टाइम मेरा एक मेडिकल का दोस्त है जिसका एआर 4000 था, तो वो बोला था रिवीजन अच्छे से करना है। तो आप अपना लास्ट 4 से 6 दिन 2 या 3 बार रिवीजन करने के लिए टाइम दो, क्योंकि अगर तुम सारा चीज एक साथ ग्रास्प करके एग्जाम में नहीं जाओगे ना तो वहां पर फंबल होने का चांसेस है। और ट्राई ये करो कि मॉक एग्जाम जितना ज्यादा दे सकते हो उतना दो, क्योंकि अगर तुम्हें 35+ मार्क लाना है तो तुम्हें आई थिंक 25 to 30 क्वेश्चन पूरा सही करना है। तो उसके लिए तैयारी करो, बस उतना ही बोलना है। गुड इवनिंग। जी सर, मुझे पूछना था, जैसे हम लोगों सभी को पता है कि गेट एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग बहुत होता है, तो आपका प्रेफरेंस क्या रहेगा सर? जो नहीं आता है वो उसे एकदम छोड़ के आओ, या फिर ट्राई करो, या फिर आप क्या बोलना चाहते हैं सर इस नेगेटिव मार्किंग के बारे में? छोड़ना ही सबसे अच्छा रहता है। मतलब अनुराग तो आईआईटी से है, तो उनको तो ज्यादा अच्छा पता होगा कि मतलब अगर अगर तुम कर रहे हो ना तो तुम्हारा रैंक और कम जाता होगा। अगर मतलब तुम छोड़ रहे हो तो तुम्हारा मार्क 0 आएगा। पर अगर तुम नेगेटिव कर रहे हो ना, तुम्हारा मतलब ज्यादा चांसेस है कि वो गलत ही होगा, सही होने का चांसेस बहुत कम रहता है। हाँ, क्या जैसे सबसे पहले तो ये थोड़ा माइंड सेटअप तुम थोड़ा सा अपना क्लियर करो कि बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्किंग होता है, ऐसा कुछ नहीं है। 1/3 होता है, 33% का नेगेटिव मार्किंग होता है, ये पता होना जरूरी है। तब जाके तुम जैसे बोल रहे हो कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करें ना करें, तो ये चीजें पता होनी जरूरी होती है। हाँ, अब जैसा तुमने बोला कि छोड़ें कि क्वेश्चन को कर रहे हैं या फिर क्या दूसरी टैक्टिक्स अपनाएं, तो उसके लिए क्या है कि न्यूमेरिकल में तो ऐसा कुछ तुम्हारे पास डायलेमा नहीं रहेगा। वहां पे तो चीजें क्लियर है, तुमने क्वेश्चंस किया, हो गया, तुमने वो आंसर्स लिखे, हो गया, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती, तो वहां पे तो कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं या जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, उस वहां पे ऐसा प्रॉब्लम होता है कि छोड़े या इसको करें। तो ये हमारा सेशन ऐसा है कि देखो, ऐसा है ना कि आप 100 मार्क्स के लिए जा नहीं रहे हो, आप बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हो, जो चीजें जहां, इसीलिए तो बोल रहे हैं यदि आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको चीजें क्लियर होने लगेंगी कि क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस छोड़ने हैं, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि नहीं, इसमें गेस ले सकते हैं कि नहीं, चीजें हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्लोज आ रहा है, तो इस तरीके से चीजों को देख सकते हैं कि नहीं। पर ये आप मानो कि गेस करने का नुकसान ही आपको ज्यादा होगा, क्योंकि आप वो नहीं हो ना श्योर, किसी तरीके से नहीं हो कि आपके आंसर कितनी प्रोबेबिलिस्टिक, क्या प्रोबेबिलिटी है कि सही होगा। और गेट जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जहां पे 33% नेगेटिव मार्किंग हो, वहां तो इन सब चीजों से बच के रहना चाहिए। तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग रखो और गेस करने से बचो, क्योंकि वही सही स्टेप है, आई थिंक। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। और गेस करने के अलावा कुछ कुछ मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, तो तुम वहां पर लॉजिक लगा सकते हो। मतलब अगर 2 3 मतलब 4 पॉइंट होते हैं और बाकी चारों के साथ तुम्हें मैच द फॉलोइंग करना होता है, तो अगर 2 को और 2 के साथ कर सकते हो ना, तो और बाकी जो 2 वाला तुम्हारा मैच करना है, तो उसमें तुम लॉजिक लगाकर अगर कर सकते हो तो तुम वो अटेम्प्ट कर सकते हो। पर उसमें शायद माइनस मार्किंग नहीं रहता, पर उसमें तुम ऐसा लॉजिकली कर सकते हो। वरना बाकी बाकी जो क्वेश्चन है माइनस मार्किंग से बचना है तो छोड़ ही दो, बेटर होगा। थैंक यू सर। सर सीआईएल में ये मतलब मेरिट कितना पे बनता होगा सर सीआईएल में? अभी सर ने बताया, तो वो कट ऑफ मार्क्स ही तो बता रहे हैं मेरिट कितने पे बनता है। उन्होंने अभी पूरी एनालिसिस यही तो बताई कि कितना कट ऑफ रहा है हर साल, मतलब 22 में, 23 में, 21 में, आने वाले 24 में। उन्होंने अभी ये 3 साल के डेटा को ही तुम लोगों के सामने रखा, उसी को तो एनालाइज करना है।
ये ऑलरेडी पब्लिश्ड है, SAIL की वेबसाइट पे आपको आसानी से मिल जाएगा। वो भी कर रहे हैं सर, बता भी रहे हैं, तो ये तो उन्होंने अभी अच्छे से इस चीज को क्लियर किया है, तो वहां से आप ये इसको रेफर कर सकते हो। तो मेरिट उस हिसाब से है ना, और ये हम प्रोडिक्ट करना मुश्किल है कि आगे आने वाले सालों में कैसा होगा, पर यदि ऐसा ही ट्रेंड रहा तो इन चीजों को तुम फॉलो कर सकते हो, ऐसा हो सकता है, जैसा यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे। वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मेरी 2 क्वेश्चंस थे सर। पहला ये कि सर जब आप लोगों ने, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गेट जो है काफ़ी एडवांस लेवल के क्वेश्चन करते हैं, इवन IITian सब सारे बैठते हैं इसमें, है ना? तो सर सारे आईटीएंस नहीं बैठते, ऐसा भ्रम दूर करो, सारे नहीं बैठते। सर मोस्ट ऑफ द, तो ठीक है। सर अभी जैसा ये है कि जैसे आप लोगों ने जब अपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो आप लोगों ने अपने प्रिपरेशन के टाइम में कौन-कौन सी वो बेसिक चीजें को देखा कि अगर ये बेसिक जो चीजें हैं, फंडामेंटल्स हैं हमारे पास, तो ये क्वेश्चन को हम अप्रोच कर सकते हैं सर। अच्छा ठीक है, और दूसरा 2 सर क्वेश्चन वो, थे ना? हाँ सर, दूसरा क्वेश्चन उसी में वो इंक्लूड है सर कि अगर किसी भी क्वेश्चन को अगर अपन अप्रोच कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो होते हैं ना कि मिक्स करके भी क्वेश्चंस रहते हैं, तो ठीक है, अप्रोच कैसे करना है किसी क्वेश्चंस को सर? ठीक है, पहले दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, अप्रोच कैसे करना है। तो अप्रोच करना तुम्हें तब समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा जब तुमने अच्छी खासी मतलब स्ट्रांग प्रैक्टिस कर रखी है, तो ये बाय डिफॉल्ट ये तुम्हारा मतलब सिस्टम ऐसा क्लियर हो जाएगा, तुम्हें क्वेश्चन देखते चीजें समझ में आने लगेंगी कि ये क्वेश्चन हमें अभी तुरंत ट्राई करना चाहिए या इसको मार्क और रिव्यू रख के बाद में चीजें देख सकते हैं, क्योंकि कभी ऐसा होता है एग्जाम टाइम में, जब वो एग्जाम का जो प्रेशर होता है इसकी वजह से कुछ कुछ कभी कभी आसान क्वेश्चन भी क्या है कि माइंड से स्किप करने लग जाते हैं, वो भी तुरंत उस इंस्टेंट में चीजें नहीं समझ में आती, लेकिन कुछ समय के बाद जब आप कुछ 1-2 राउंड क्लियर कर चुके हो तो फिर उस क्वेश्चन पे आते हो। तो यही है कि पूरा खेल प्रैक्टिस का है कि किस क्या अप्रोच होनी चाहिए, ये तो पूरी की पूरी तरीके से प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। और पहला क्वेश्चन क्या पूछा था तुमने कि क्या क्या कहा था पहला क्वेश्चन? सर जैसे आप लोगों ने जब भी ये जो प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो उस प्रिपरेशन के दौरान पे आप लोगों ने कौन-कौन सी ऐसी बेसिक जो फंडामेंटल्स चीज जो आपके पास थी, जो आप लोगों ने देखा कि अगर ये मेरे पास चीज है तो किसी भी क्वेश्चन को हम इजीली बहुत अप्रोच कर सकते हैं, तो बेसिक चीजें आप एक स्टूडेंट के हिसाब से क्या-क्या होनी चाहिए सर? ठीक है, ठीक है। बेसिक्स की बात करें तो गेट में 2 पोर्शन होते हैं, एक टेक्निकल होता है, एक नॉन टेक्निकल होता है। तो जो टेक्निकल पोर्शन है वो तो तुम्हारा पूरा ये हो गया, कोर के क्वेश्चन, कोर का पूरा पोर्शन हो गया, कोर इंजीनियरिंग के जो टॉपिक्स हैं। और नॉन टेक्निकल वाले में क्या है कि उसमें भी 2 हैं, 2 अलग अलग सेक्शन है, एक तो तुम्हारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होता है और एक एप्टीट्यूड होता है। तो सबसे पहले क्या है कि तुम पेपर्स एनालाइज करोगे तो चीजें तुम्हें पता चलेंगी कि तुम्हारा एप्टीट्यूड जो होना चाहिए, तुम्हारी जो एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, जो तुम्हारी तो जो तुम्हारा क्या क्वांटिटेटिव एबिलिटी होनी चाहिए, वो अच्छी होनी चाहिए। अच्छी इन द सेंस कि आपका जो मैथ्स का लेवल है, आपको 11th-12th की मैथ्स यदि आपको अच्छी आती है तो आपको बहुत ज्यादा वहां पे मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं गेट में जो कोर माइनिंग के रहते हैं, इसके बावजूद यदि आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप उस क्वेश्चन को बना सकते हो। तो 2-3 चीजें हैं, एनालिटिकल एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटेटिव आपका जो स्किल है वो भी स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी हो, चीजों को एनालाइज करना यदि आपको आता है तो आप ये पाओगे कि मैथ्स का जो बेनिफिट है वो ना केवल आपको नॉन टेक्निकल में मिलेगा, वो टेक्निकल में भी मिलेगा। आप क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो आप सीधा आप अपनी क्वांटिटेटिव एबिलिटी की बेसिस पे उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा एडवांटेज वाली पोजीशन पे रखेंगे यदि आपकी ये चीजें पहले से यदि आपकी तैयार है, स्ट्रांग है। और स्ट्रांग नहीं है तो इसी के लिए आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा, ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने फंडामेंटल्स को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये वही चीजें हैं, यही कुछ चीजें हैं जो आप देख सकते हो। और मैं और एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि 11-12 के जो फिजिक्स होते हैं और एप्टी आप अब तक जो सीखे हैं, एप्टीट्यूड जो होता है, रीजनिंग जो होता है, आप अब तक जो सीखे हैं ना, वो सारा काम आएगा उसमें। और एक चीज ये कि आपका जो अप्रोच कैसा होना चाहिए। तो देखिए, मतलब आपके सर जो होंगे वो पढ़ा रहे होंगे कि एक न्यूमेरिकल को कैसे करना है, आपको तो पहले से पता नहीं होगा ना। तो आपका रीजनिंग अगर अच्छा होगा तो आप सर जैसे बता रहे हैं आप उसको समझ जाएंगे। अभी वही सेम वाला क्वेश्चन आप 2-3 बार जाके एक एक बुक से कर लिए, 3-4 बार और किसी जगह से कर लिए, तो आपको वो समझ में अच्छे से आ जाएगा। अभी आप जाकर जब एग्जाम में वो क्वेश्चन देखेंगे या मॉक टेस्ट में देखेंगे तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि अप्रोच कैसे करना है। मतलब सर ने वो आपको बताया होगा और आप 2-3 बार वो प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तो अप्रोच वो डायरेक्टली आ जाता है। तो वो प्रैक्टिस के थ्रू ही आता है। ऐसे हम कुछ बता नहीं सकते कि अप्रोच कैसा करना है एक्चुअली। पर आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि थ्योरेटिकल पहले करना है
कोर पहले करना है, नॉन कोर पहले करना है, तो वो आपके ऊपर है। सर एक्यूरेसी कैसे लाएंगे सर एनईटी टाइप्स वाला में? एक्यूरेसी लाने के लिए वही है, प्रैक्टिस है। एक्यूरेसी का क्या मतलब है, जितने ज्यादा तुमने क्वेश्चंस लगाए हैं उतना ज्यादा तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई होगा, एक्यूरेट उतने ज्यादा तुम्हारी कैलकुलेशंस होंगी। तो प्रैक्टिस ही है, एक ही टर्म है इसके लिए। और एक चीज है कि मॉक टेस्ट दो भाई, मॉक टेस्ट दोगे तो उसमें कम क्वेश्चन करो पर अच्छे से करो, सारा नहीं करना है, जितना भी करना है अच्छे से करना है और उसका एक्चुअल आंसर निकालना है। अगर जो नहीं हो रहा वो और एक बार देख लो कि कैसे करना है, तो आगे जब मॉक टेस्ट दोगे तो वो वाला क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा अच्छे से। कामली बैठ के धीरे धीरे, ज्यादा क्वेश्चन करना नहीं है, कम ही करना है, क्योंकि तुम अगर 50 मार्क्स भी ला रहे हो ना, तुम्हारा बहुत अच्छा रैंक है, तो एक्यूरेसी वैसे ही आएगा। सर वो फॉर्मूला सर बहुत सारा हो जाता है, वेंटिलेशन, रॉक मैकेनिक्स सारा में, तो सर उसका रिवीजन कैसे करें? तो फॉर्मूले की बात करें तो पहली बात तो वही बोल रहे हैं ना कि एनालिसिस करना जरूरी है। इसीलिए पीवाईक्यू पे मैं ज्यादा ध्यान, आप लोगों को क्या बोलते हैं, ध्यान देने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप जब पीवाईक्यू देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ सर्टेन फॉर्मूलेज हैं वही बार बार यूज हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब इतने इनफाइनाइट नंबर ऑफ फॉर्मूलेज हैं, आपको सब अपनी बकेट लिस्ट में रख लेना है और सब याद कर लेना है, क्योंकि ह्यूमन माइंड है। आप जब चीजों को स्टोर करना स्टार्ट करोगे तो कुछ चीजें निकलना भी स्टार्ट होंगी। तो आपको जब आप पीवाईक्यू करोगे तो चीजें समझ में आएंगी कि कुछ सर्टेन सेट ऑफ फॉर्मूलेज हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका जो प्रायोरिटी ऑर्डर है एकदम टॉप होना चाहिए। क्वेश्चन तो ये फॉर्मूले तो मस्ट है, आने ही चाहिए। इसके बाद कुछ उसके बाद दूसरे नीचे लेवल के फॉर्मूलेज हैं, वो फॉर्मूले यदि आपको नहीं भी आना तो भी चलेगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा एक प्रायोरिटी ऑर्डर बनाना पड़ेगा कि ये मस्ट फॉर्मूले हैं, ये हमें याद ही होने चाहिए। किसी मतलब कभी भी यदि हमें मॉक दे रहे हैं या फिर आप जब रियल एग्जाम में बैठ रहे हैं तो एग्जाम आप ये फॉर्मूले आपको याद ही होने चाहिए, अदरवाइज वो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से आपको पूरे फॉर्मूले याद ही नहीं करने हैं। जो क्वेश्चन जो गेट के पैटर्न की डिमांड है, जो उसके सिलेबस की डिमांड है, जो क्वेश्चंस जिस तरीके से पूछे जा रहे हैं उसको एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके फॉर्मूले का वो है, मतलब वॉल्यूम है वो ऑलरेडी लिमिट डाउन हो जाएगा जब आप क्या बोलते हैं एनालिसिस करने स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से आप याद कर सकते हो जो जरूरी फॉर्मूले हैं। हाँ, मैं और एक चीज ऐड करना चाहूंगा, मतलब अगर तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं रह रहे ना, तुम ये सोचो कि वो फॉर्मूला मैं यूज कहाँ किया था, कैसा क्वेश्चन आया था तो मैं किस जगह में वो यूज किया था, क्या क्या मतलब मैं इनपुट किया था, क्या मैं आउटपुट मेरा क्वेश्चन में किया था, तो इसीलिए मैं फॉर्मूला यूज किया। तो वो जो इनपुट होता है और आउटपुट होता है तो वही तो फॉर्मूला होता है, तो वैसे याद करने का ट्राई करो। और एक चीज तुम कर सकते हो कि तुम एक फॉर्मूला बुक खुद से बना सकते हो पूरा। जब तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा ना तो 3 दिन लगेगा पूरा फॉर्मूला बुक बनाने में। ये फॉर्मूला ये है, ये फैक्टर था, मैं उस टाइम मेरा कोई कॉपी में जब तुम कुछ न्यूमेरिकल किए होगे तो उसमें यूज किए होगे, तो उसको तुम याद मतलब वो देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। और जो लास्ट का 3-4 दिन रहेगा तो वही फॉर्मूला बुक को तुम रिवाइज कर सकते हो। सर रिवीजन का प्रोसेस क्या रहना चाहिए सर? पूरा लेक्चर्स को फिर से थ्रू आउट करना या क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करना? भाई, नहीं भाई, जब तुम कुछ पढ़ रहे हो, मतलब मैं पूरा 1 महीने में खत्म किया तो मैं उसमें ही पूरा रिवीजन वाला किया। मतलब मैं क्या किया था ना, 6 बुक अपना 6 कॉपी बना लिया था, तो 6 कॉपी में सर जो पढ़ा रहे हैं, मतलब पहला क्वेश्चन ये हो गया तो उसका अप्रोच ये होना चाहिए, तो वो मैं लिख लिया, मैं समझ गया, अच्छा ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद एक एक गोरा में जाके पढ़ लो, अच्छा ठीक हो गया, एक एक गोरे में 2-3 बार क्वेश्चन कर लो तो वो वाला तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। तो ऐसा करके पूरा सिलेबस पहले खत्म करना है, उसके बाद उसको रिवाइज ऐसे करना है कि अच्छा ये वाला टॉपिक था, मैं क्लास के टाइम में भी ऐसा पढ़ा था, ये वाला सर वो वाला फॉर्मूला यूज किए थे, यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है, तो उसके बाद टॉपिक का नाम लिख लिए, इसके अंदर ये फॉर्मूला आता है, तो फॉर्मूला लिख लिया, फॉर्मूला के ये इनपुट था और आउटपुट में ये निकलेगा, तो वो वाला आ गया। लास्ट में रिवाइज ऐसा करना है कि एक एक बार वो कॉपी को देख लेना है कि क्वेश्चन क्या क्या, मैं थ्योरेटिकल पूरा छोड़ दिया था, थ्योरी पूरा छोड़ दिया था। न्यूमेरिकल का जो है तो तुम्हें जाके देखना है कि अच्छा क्वेश्चन यह था, क्वेश्चन में ये पूछा था, मैं ये किया था उस टाइम, सर ने ये किए थे, फिर मैं जब प्रैक्टिस किया था उसको मैं ऑप्टिमाइज करके ऐसा करके बनाया था। तो वो सब 2 दिन तुम्हें लगेगा, पहला फेज जो रिवीजन पूरा आता है वो 2 दिन लगेगा, फिर दूसरा जो रिवीजन होता है वो 1 दिन लगेगा, फिर जो तीसरा रिवीजन है वो कुछ घंटा लगेगा। तो ऐसा हो कि तुम्हारा पूरा जो सारा तुम लेके अपने दिमाग को लेके एग्जाम में जा सकते हो। उसके बाद 2-3 मॉक भी देना होता है, वो तुम्हारे ऊपर है। सर मैथ और एप्टीट्यूड का अप्रोच? वो तो अनुराग सर पहले ही बोल दिया ना, वो उसका कुछ अप्रोच होता नहीं है, वो 11th-12th का जो होता है ना तुम्हारा, और आपकी लाइक आज से मतलब बच्चे से होके आज तक जो एप्टीट्यूड और रीजनिंग की हो वो डायरेक्टली काम मिलेगा। मतलब अभी रीजनिंग प्रैक्टिस कर दोगे तो तुम बहुत कुछ ये कर लोगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। पर वो क्रिटिकल थिंकिंग जो होता है वो खुद से होता है, मतलब इंडिविजुअल अपना होता है। प्रैक्टिस कर सकते हो, आर्यन का कुछ अच्छे खासा बुक आता है, उससे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो।
पर मैथ का तो मैं ऐसा कुछ सजेस्ट कर नहीं सकता। पर तुम पहले से जो प्रैक्टिस किए हो वो ज़रूर काम में आएगा। फिजिक्स और मैथ 11th-12th में जो तुम किए हो, तो वो डायरेक्टली काम में आ सकता है। सर कुछ-कुछ टॉपिक्स जो सिलेबस में मतलब गेट के माइनिंग पोर्शन से उसको सर कभी मतलब मिस नहीं करना चाहिए। मिस करना नहीं चाहिए। हाँ। अभी वो तुम्हारे ऊपर है ना, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग किसमें अच्छा है, किसमें अच्छा नहीं है। मिस तो मार्क्स कैसे सर, बोलूँ? अकॉर्डिंग टू मार्क्स सर। अनुराग सर ये अच्छे से बोल सकता है क्योंकि मैं सारा टॉपिक कवर भी नहीं किया था। कुछ-कुछ मैं छोड़ दिया था, सिलेक्टिव में किया था, तो अनुराग सर बोले तो बेटर है। ठीक है, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो कि कुछ टॉपिक्स मिस कर जाएँ, ऐसा कुछ कह रहे हो क्या? नहीं सर बोल रहे हैं कि मतलब मस्ट टॉपिक है, ये वाला पढ़ के जाएँ तो अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो पहला तो जैसा हमने बोला कि पहले तुमको पता होना चाहिए इसका ब्रेकआउट क्या होता है, मार्क्स का ब्रेकआउट कैसे होता है, मतलब किस कंपोनेंट किस सेक्शन का कितना वेटेज होता है। तो ये गेट ने ये क्लियर कट बता रखा है, मतलब जो भी उसकी कंडक्टिंग बॉडी है कि जो तुम्हारा 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड आता है, 13 मार्क्स का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आता है, और बाकी जो रिमेनिंग 72 मार्क्स हैं वो तुम्हारा कोर क्वेश्चन है, उसमें 2-3 मार्क्स का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी होता है। तो ये तुम्हें पहले पता होना चाहिए कि किसका कितना वेटेज है। तो यहाँ पे तुमको सीधा-सीधा समझ में आ रहा होगा कि 28 मार्क्स हैवी वेटेज रखते हैं। तुम्हारी वो मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्या कॉग्निटिव तुम्हारी एबिलिटी अच्छी है, तुमने शुरू से इन सब चीज़ों में तुम्हारी कमांड है, या फिर तुमने प्रैक्टिस करके अपने आप को मजबूत किया इन सब चीज़ों में, तो 28 मार्क्स पे तो तुम्हें सबसे पहले सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। 15 एप्टीट्यूड एंड 13 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा-सा आसान होती हैं। यदि तुमने शुरू से तुम्हारी चीज़ें क्योंकि ये ओवरलैप कर रही है ना, तुमने ये चीज़ें पहले से 11th-12th में चीज़ें पढ़ रखी है, बस थोड़ा-सा एडवांस वर्जन है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कुछ नए फॉर्मूलेज़ हैं, उसको यूज़ करना है। एप्टीट्यूड तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 28 मार्क्स हो गए। उसके बाद कोर की यदि बात करें, तो कोर में कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो कि कंसिस्टेंट है, मतलब उनका वेटेज अभी से तुम 5, 6, 7 साल पहले भी एनालिसिस करोगे तो तुम ये पाओगे कि इनको ये मस्ट है, इनको रीड करके ही जाना चाहिए। लाइक कुछ अपनी एनालिसिस के हिसाब से मैं बात करूं तो रॉक मैकेनिक्स, जिसमें ये भी आ जाएगा तुम्हारा जियो मैकेनिक्स इसमें है, मतलब उसका टॉपिक का नाम जियो मैकेनिक्स एंड ग्राउंड कंट्रोल करके है। तो ये कंसिस्टेंटली तुमको बेटर रिटर्न दे रहा है, मतलब 11 से 12 मार्क्स का हर ईयर इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, और यदि तुमने इसको स्ट्रॉन्ग कर लिया तो मान के चलो 7-8 मार्क्स तुम्हारे कहीं नहीं गए, आसानी से तुम इसमें ला सकते हो। तो ये एक बड़ा पोर्शन है जो कंसिस्टेंट है। इसके अलावा और हम किसी को भी प्रेडिक्ट करना सही नहीं समझते, क्योंकि क्या है कि गेट का थोड़ा सा वो कभी-कभी क्या होता है कि जो जिस टॉपिक हम मान के चलते हैं इसका वेटेज ज्यादा है, कभी उससे एकदम कम हो जाता है, दूसरे टॉपिक से ज्यादा आ जाता है। लेकिन ये एक टॉपिक ऐसा है, जियो मैकेनिक्स एंड ग्राउंड कंट्रोल एंड रिमेनिंग नॉन टेक्निकल सेक्शन, मतलब ये 28 मार्क्स प्लस 12-13 मार्क्स, मतलब 40 मार्क्स का ऐसा है कि तुमने यदि इस पे इन्वेस्टमेंट हैवी कर दिया, मतलब तुमने अपनी जो कमांड है इसमें स्ट्रॉन्ग कर ली, तो मान के चलो इस 40 में से तुम 30 मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हो। इसके बाद जो बाकी बचे रिमेनिंग सेक्शन है उसको उस हिसाब से प्रायोरिटाइज करना। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलो। सर जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि गेट एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो जो स्टूडेंट सोच रहा है कि अभी से स्टार्ट किया जाए सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, उसको क्या क्या स्ट्रेटजी अपने आप में बनाना पड़ेगा सर? सबसे पहले तो गेट का सिलेबस देखो और उसमें एक प्रायोरिटी सेट करो कि किसका कितना वेटेज होना चाहिए, किस पे हम कितना टाइम दें, क्योंकि सभी तुम इक्वल टाइम नहीं दे सकते ना। उसका कारण है क्योंकि रिटर्न तुमको इक्वल नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका वेटेज ज्यादा है तो उस पर ज्यादा तुमको मेहनत करने की जरूरत है। तो सबसे पहले सिलेबस अच्छे से देख लो। इसके बाद जो इसके ऑथेंटिक सोर्सेस हैं, लाइक PYQs हैं, जो कि तुमको मतलब वो तुमको करने में हेल्प करेंगे कि इसी तरह क्वेश्चन तुमको आगे आने वाले गेट में मिलने वाले हैं। तो PYQs को तुम जितना जल्दी से जल्दी हो सके लगाना स्टार्ट कर दो। अपने पैरेलली अपने लेक्चर्स भी कंप्लीट करो जितने कर सकते हो, और इस चक्कर में मत रहो कि 100% सिलेबस कंप्लीट होगा तभी तुम गेट में अच्छा स्कोर कर सकते हो, अच्छी रैंक ला सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है। ये भी हो सकता है कि तुम 70-80% भी ये तुमने कवर किया है, लेकिन जो कवर किया वो सॉलिड कवर किया, तो उसमें भी तुम रैंक अच्छी हासिल कर सकते हो। तो प्रायोरिटाइज करो अपने गेट के सिलेबस को, जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं, और साथ साथ प्रैक्टिस बढ़ाओ, और तो ये सब चीजें हेल्प करेंगी डेफिनेटली। ओके, थैंक यू सर। और भाई तुम जैसे बोल रहे हो ना टाइम कम है, टाइम कुछ कम नहीं है भाई। 4 महीने तो अभी है सर, अभी 9, 10, 11, 12 और 4 महीना है, तो 4 महीने में इजीली तुम पढ़ सकते हो बहुत कुछ। तो बहुत टाइम होता है। तुम अगर जाओगे अभी भी विनोद सर का जनवरी महीने का शायद कोई वीडियो होगा इसी साल का, तो वहां पर बोलेंगे कि अगर तुम 1 महीने में अगर तुम 13 घंटा तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हारा इजीली गेट क्रैक हो जाएगा।
तो मैंने वही किया था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम नहीं है, तुम अभी भी चाहोगे तो कुछ कुछ सिलेक्टिव पढ़ाई करके आराम से वो गेट मतलब बहुत इजीली गेट क्लियर कर सकते हो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मैं फिर से मैं एक बार प्रैक्टिस में ही एक बार फोकस करना चाहूँगा। पिछली बार जैसे कि प्रैक्टिस में क्या है, आपने बोला था कि लेक्चर देख के वापस से फिर से मत रिवीजन करना, लेकिन क्या है ना सर कि एक सब्जेक्ट अपने आप में इतना वास्ट है कि एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद दूसरा सब्जेक्ट पकड़ते हैं तो उसको कंप्लीट करने के बाद पिछला सब्जेक्ट का पहले कंप्लीट वाइप अप हो जाता है। तो वो रिवीजन का मेरे को एक बार स्ट्रैटेजी कंप्लीट करने की सर, वो नोट्स तो वापस हम पलटेंगे लेकिन सर वो पलटने के टाइम पे कैसे बन रहा था, क्या था क्या नहीं, वो भूल जाता हूँ। ये वो तुम्हारी प्रैक्टिस पे कैसे करना है? ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ये आई थिंक जितने भी गेट एस्पिरेंट है सभी के साथ ऐसा होता है कि 2-3 टॉपिक पढ़ा उसके बाद जब वापस वहां पे जा रहे हैं तो क्वेश्चंस में फंस जा रहे हैं। तो यही हमने पहले बताया ना कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा का मतलब है जितनी ज्यादा बार फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, मतलब वही कहना चाह रहे हैं कि जैसे मान लो तुमने पीआईक्यू एक बार लगा लिया ना तो दोबारा लगाने जाओगे तो हो सकता है वहां भी तुम्हारे अच्छे खासे क्वेश्चन फंसे हैं। तो ये लेकिन यही है कि यदि तुमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा ली, 3 से 4 बार किसी भी रिसोर्स को कर लिया, ये गोरे कंप्लीट कर ली या जहां से भी तुम क्वेश्चंस लगा रहे हो उसको तुमने 3 से 4 बार लगा लिया, तो अपने आप चीजें तुम्हारे माइंड में ऐसे सेट हो जाएंगी कि चीजें तुमको आसान लगने लगेंगी। तुमको रिवीजन में फिर वो नहीं लगेगा कि तुम्हारी चीजें स्किप कर रही हैं, जितनी जरूरत है वो चीजें तुम्हारे ऑलरेडी जब क्वेश्चंस आएगा तुम्हारे सामने तो चीजें तुम करना स्टार्ट कर दोगे। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो तुम्हें अलग करेगा इस एग्जाम में, क्योंकि यार थ्योरी कितनी पढ़ लो तुम, वो हेल्प तभी करने वाली है जब न्यूमेरिकल्स तुम लगाओगे। थ्योरी वो वहां हेल्प कर सकता है कि जैसे क्वेश्चन एक आया उसका तो तुमको सिनेरियो समझने में, क्योंकि क्या होता है ना कभी जैसे तुमको माइनिंग की थ्योरी नहीं पता तो क्वेश्चंस भी कभी हिट नहीं करेगा, तो वहां तक थ्योरी हेल्प कर सकती है। लेकिन प्रैक्टिस ही है जो तुम्हें रिवीजन में हेल्पफुल होगी। इसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है, आई थिंक शॉर्ट नोट बना सकते हो, वो हेल्प कर सकते हैं कि ये सॉलिड चीजें हैं, ये ऐसे बुलेट पॉइंट्स है, इसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसके बिना चीजें नहीं होंगी। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा चीजों को स्मार्टली करोगे तो उतना मुश्किल नहीं होगा, हो जाएगा आसानी से। सर एक और था कि जैसे कि अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो लेक्चर देख लिया, वो एक मेथड में सीख लिया प्रॉपर कि हाँ इस मेथड के थ्रू ये कॉन्सेप्ट बन रहा है। तो उसके बाद जैसे कि मेरे साथ क्या है कि अगर वो मेथड में सीख लिया और उसके बाद फिर उस मेथड पे फिर अगर वो मेथड सीख गया लेकिन गेट में अलग उसी बेस पे नया उस मेथड पे आता है तो वो जैसे अटेम्प्ट करने में मतलब वो वाला क्वेश्चन फिर मेरे को दिक्कत आ जाता है कि एक स्टैंडर्ड पैटर्न तो सीख गया लेकिन कॉन्फिडेंट बिल्ड नहीं होता है कि मेरे को तो इस स्टैंडर्ड में आएगा, अगर यही क्वेश्चन मेरे को दागा जाएगा तो मेरे को इसी तरह का आंसर आएगा, लेकिन इससे अलग कुछ आएगा तो फिर मेरा कंफ्यूज होता हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होगा जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना मॉक लगाओगे, मॉक की संख्या बढ़ा दो और ज्यादा क्या बोलते प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा देखो, जितना ज्यादा क्वेश्चन को फेस करोगे लगाओगे अपने आप से आंसर तक पहुंचोगे पूरा सॉल्व करके, तो ही कॉन्फिडेंस आएगा। इसका कोई मतलब डायरेक्ट हम कैसे तुमको कोई वो देते हैं तरीका बता दें कि तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी तरीके का क्वेश्चन नया थोड़ा सा फ्रेम कर दिया, और गेट यही करता है, क्या है कॉन्सेप्ट सेम रहता है, कभी कभी होता है कि लैंग्वेज चेंज कर देता है, कभी कुछ अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन दे देता है, ये आईटीज का ऐसा है ही। मतलब वो करते क्या है कि कभी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो तुम्हारे यूज के लिए नहीं भी हो सकती, तुमको डिबेट भी कर सकती है, या फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि थोड़ा इनडायरेक्ट उसके वर्ड कुछ नहीं कर देगा, या यूनिट के साथ थोड़ा बहुत कभी कभी प्ले कर लेता है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस ही है जो कि तुमको हेल्प कर पाएगी, और तो ऐसा कोई हमें नहीं, ऐसा कुछ हमें नहीं पता ऐसा कोई शॉर्ट तरीका किस तरीके से तुम इसको ओवरकम कर सकते हो। थैंक यू। और कोई क्वेरी है क्या आप लोग की? So I hope all the doubts have cleared. So on behalf of Jharkhand Rai University Department of Mining Engineering, I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed speakers, Chandrakar sir, Pathak sir, or Sahud sir. The session was truly inspiring or insightful. मेरे को खुद को अपना टाइम याद आ गया जब I was preparing for the gate, और उस टाइम पे जब कोचिंग्स वगैरह नहीं हुआ करते थे. So you guys are very lucky that you are having these guys. They are teaching you the platform Mining Gyan. This is such a very prestigious platform, and I must recommend to all of you that you can join this platform for your future gate preparation. So thank you so much. So is there any doubt or any question from? Sir, one last question, sir. Okay. सर क्वेश्चन ये है कि सर प्रिपरेशन के टाइम हम लोग डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे?
हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। ये तो सेल्फ कंट्रोल आपको करना पड़ेगा बेसिकली। हाँ तो उसमें सर नहीं, कुछ बेस्ट पॉइंट वगैरह। में उसका, हाँ उसका बेस्ट चीज है कि खुद को डराओ एक्चुअली। अगर ये इश्यू नहीं हुआ तो कहाँ जाऊंगा, मतलब इतना इजी है, अगर ये नहीं कर पाया तो क्या करूंगा, तो वो सब खुद को डराना है। अगर मतलब तुम इतना हार्ड नहीं हो सकते कि मुझे ये करना है, तो उसका बेस्ट अल्टरनेटिव खुद को डराना और कुछ नहीं है। और छोटा मोटा चीज ये तुम कर सकते हो कि मैं जैसे ट्राई करती हूँ, पोमोडोरो टेक्निक एक होता है, तो उसमें तुम 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट घूमो, फिर 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट घूमो। अगर तुम लैपटॉप या फोन से यूज कर रहे हो, अगर तुम घर में रह रहे हो तो पापा मम्मी जहाँ बैठता है वहां पे ईयरफोन लेके पढ़ाई करो। तो उसमें क्या होता है कि वही एक चीज में कंसंट्रेशन कर सकते हो, और बाकी कोई मतलब डिस्ट्रक्शन अगर तुम यूट्यूब खोल लिए या बाकी और कुछ खोल लिए तो पापा मम्मी तुम्हें डांट देंगे। तो वो सबसे मतलब ये चीज होता है, तो इसलिए मैं एक महीना घर में ही था। तो वो सबसे बेस्ट वही होता है। और एक अच्छा एनवायरनमेंट में खाना पीना सुबह जल्दी उठ के खाओ, रात को जल्दी मतलब देर रात तक मत ये रहो। सुबह उठ के एक बार रिवाइज कर लो कि पिछले वाले दिन में क्या पढ़ा था, तो वही सब तुम कर सकते हो। सर जी बताओ। हेलो सर, ये गेट में सर एक्ट रूल रेगुलेशन का मतलब वेटेज कितना रहता है? नहीं रहता शायद। नहीं नहीं, नहीं सिलेबस नहीं में रहता, वो तो फर्स्ट क्लास एग्जाम जब तुम दोगे उस टाइम रहता है। आई थिंक विनोद सर अच्छे से बता सकते हैं। क्यों नहीं रहता, वो एक्ट फैक्ट उसका कुछ वेटेज रहता ही नहीं है। 80% वेटेज न्यूमेरिकल का ही रहता है टोटल। 20 मार्क्स तुम्हारा थ्योरी में आता है। थैंक यू सर। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए थोड़ा सा सर मैं एक अभी क्वेश्चन अपना पूछना था कंट्रीब्यूट सर। कर देता हूँ। ठीक है, अगदीप बताइए। सर बोल रहे थे कि डुअल डिग्री कोर्स जो है सर, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहता है? ड्यूअल डिग्री कोर्स मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं यार? जो बीटेक के एमटेक साथ में एमटेक पीएचडी, बोल रहे हैं? हाँ एमटेक पीएचडी जो होता है। अच्छा, एमटेक करने के लिए आपको बीटेक के बाद में ड्यूअल डिग्री एक्चुअली बोलते हैं, जहाँ पे आप बीटेक प्लस एमटेक दोनों एक साथ करते हैं। एमटेक आपका 2 साल का होता है, ड्यूअल डिग्री जब आप करते हैं तो दोनों मिला करके क्या बोलते हैं आपका 5 साल में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो एमटेक आपका वहाँ पे 1 ही साल का हो जाता है। ठीक है, और अर्शदीप इस पर बात कर लेंगे। अभी अपन समाप्त करते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग का काफी टाइम ले चुके हैं, 1 आवर से ज्यादा हो गया है, और आपके क्वेश्चन जैसे दिख रहे हैं मुझे लग रहा है अगला 1-1.5 घंटा और भी चलेगा तब भी खत्म नहीं होने वाले हैं। तो मैं ओवरऑल चीजों को समअप कर देता हूँ, क्या कुछ है जो अभी बात हुआ है, क्या कुछ है जो हमारे इन पे इनपुट मिला है, और आगे आपको क्या कुछ है जो ध्यान में रखना है। अनुराग सर और साहू सर को लाने के पीछे रीजन यही था कि आपको किसी चीज के लिए बेस्ट पॉसिबल रास्ता वही दिखा सकता है जो उस रास्ते से गुजरा हुआ है, जो उस रास्ते से गुजर करके उस पर्टिकुलर एग्जाम में जो बेंच मार्क है वो स्टेब्लिश करा है। जैसे विनायक साहू सर पर्टिकुलरली मेरा फेवरेट है बोल सक रहे हो, कि जिस तरह का इनका रहा है कि इनका मैंने इंटरव्यू भी जो देखा था मिली साहू मैम ने जो लिया था, तो इनका बोलना है कि जो बोल रहे थे ना डिस्ट्रैक्शन, साहू सर का ऐसा था सुबह 8 बजे बैठते थे, रात को 8-9 बजे उठ रहे हैं, लगातार 10 से 12 घंटा दिन में जो पढ़ना होता है साहू सर ने करा है। भले वो बोल रहे दिसंबर में स्टार्ट करा था, लेकिन लास्ट 2 महीने में जान झोंक दिया था। 62 रैंक इन्होंने जो भी हासिल करा है। तो इस तरह से ऐसे एग्जाम्पल्स लाए जिन्होंने एक कम टाइम में जो भी अचीव करा, एक ऐसे एग्जाम्पल लाए जो लॉन्ग रन में जो भी पढ़ाई करके AIR-1 लाया। आप लोगों के जो थे, किसी कोई बोल रहा है कि सर डिस्ट्रैक्शन का जो भी बता रहे थे, साहू सर का आप एग्जाम्पल ले सक रहे हो, बता भी रहा है उन्होंने कि अपने आप को डराओ। ठीक है, मैं अभी माइनिंग ज्ञान के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। हम हैं तो हमारे बारे में भी आपको जानना चाहिए। वैसे आपके कॉलेज से कई सारे लोग हैं जो ऑलरेडी ज्वाइन करके रखे हैं माइनिंग ज्ञान को। आप अगर ज्वाइन करते हैं तो क्या कुछ है जो आपको माइनिंग ज्ञान में मिलेगा, क्यों आपने माइनिंग ज्ञान ज्वाइन करना चाहिए, क्यों माइनिंग ज्ञान पे भरोसा करना चाहिए। तो भरोसा आप उसी पे करते हैं जिसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है। जैसे आप जैसे विराट कोहली अगर बैटिंग लाइन में खड़ा है या रोहित शर्मा बैटिंग लाइन में खड़ा है, तो एक अलग से भरोसा रहता है कि विराट कोहली बड़ा अच्छा खेलेगा या रोहित शर्मा बड़ा अच्छा खेलेगा या इंडियन टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। किस बेसिस पे करते हैं? पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कि बड़ा अच्छा इसका रिजल्ट रहा, इतने सारे सेंचुरीज बनाए हैं, तो ट्रैक रिकॉर्ड देख करके हम फ्यूचर का डिसाइड करते हैं। वही ट्रैक रिकॉर्ड में माइनिंग ज्ञान का बताना चाहूंगा कि क्या कुछ है जो पास्ट ईयर में हमने अचीव करा है, किस तरह का रिजल्ट हमारा रहा है। तो वो मैं एक ब्रीफली 5 से 10 मिनट आपका टाइम लेकर के चीजों को खत्म करना चाहूंगा। आपके कॉलेजेस के लिए सुमित सर का एक स्पेशल रिक्वेस्ट था कि सर मेरे कॉलेज वालों को कुछ ऑफर दे दो कि फाइनेंशियली इनको ज्यादा बर्डन ना है। वो ऑफर के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर क्या है, कैसे है, कैसा आप उसे अवेल कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। माइनिंग गन क्या क्या चीजें प्रोवाइड आपको करता है, इनके बारे में बात करूंगा।
तो मेरे ख्याल से जितने लोग जुड़े हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे माइनिंग ज्ञान को जान रहे होंगे, नहीं जान रहे होंगे तो आप यूट्यूब हमारा चैनल है, गूगल प्ले स्टोर पे 2 ऐप है, एक माइनिंग ज्ञान ऐप है, दूसरा माइनिंग ज्ञान 2.2 ऐप है। गेट का आप तैयारी कर रहे हैं तो माइनिंग ज्ञान पूरी तरह से डेडिकेटेड है गेट एग्जाम के लिए, ठीक है। जिस और विक्रम बैच अभी करंट में चल रहा है, जो भी आपका एग्जाम है गेट 2025 का एग्जाम है उसके लिए 3 कोर्स है एक्चुअली। एक है विक्रम है जो गेट 2025 एग्जाम पे फोकस्ड है, उसके अलावा फिर 2 साल का भी है, एक 2025-26 को टारगेट करता हुआ कोर्स है और एक 2026-27 2025-26-27 3 साल को टारगेट करता हुआ कोर्स है। कोर्स के अंदर में जो भी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग, स्टडी मटेरियल जो भी आपको प्रिपरेशन के लिए चाहिए सब तो मिलता ही है, साथ में ये 3 बुक आपको मिलता है। जो कोई बोल रहे थे सर एक और एक से तैयारी करें या कौन सा बुक से तैयारी करें, माइनिंग वाले सेक्शन के लिए मैं दावे के साथ कर सकता हूँ इन 3 बुक के अलावा आपको कोई दूसरे बुक की जरूरत है ही नहीं। एक और बुक के अंदर बुक को हम यूटिलाइज किस लिए करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। उनका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमारे बुक के अंदर में नहीं है, सारे क्वेश्चन को हमने इसमें डाल दिया है। न सिर्फ एक गोरे बल्कि डीजेएमएस फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के क्वेश्चन जो गेट के लिए रेलेवेंट है, जो गेट के लेवल के होते हैं उसके भी क्वेश्चन इसमें डाले हैं। दूसरा और कहीं पे कोई भी बुक जैसे आपका एलसी काकू का जो प्रीवियस 2007-8 का जो भी डीजेएमएस के क्वेश्चन है उसको इसमें हमने डाल रखे हैं। गेट प्रीवियस ईयर की ही अगर मैं बात करूं तो एक गोरे में 2014 तक के क्वेश्चन है, इसमें गेट 2024 तक के क्वेश्चन आपको दे दिए हैं। तो इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई बुक की जरूरत पड़ती नहीं है। 2500-2600 के आसपास इसमें क्वेश्चन है, 2-3 बार आप बुक को लगाइए, मोर देन इनफ है। माइनिंग सेक्शन के लिए, नॉन टेक्निकल सेक्शन के लिए ओसवाल का बुक आता है जो अनुराग सर ने लास्ट टाइम रिकमेंड करा था, फिर मेडी जी का बुक आता है, तो वो नॉन टेक्निकल है। वो नॉन टेक्निकल के अलावा मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, इस तरह के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए आप जा सकते हैं, दूसरे किसी भी ब्रांच का बुक आप उठा सकते हैं। तो ये हुआ माइनिंग ज्ञान टीम की। मैं बात करूं तो अनुराग सर भी आपको क्लास के अंदर में पढ़ाते हैं। अनुराग सर ने सिस्टम इंजीनियरिंग एक्चुअली इस साल पढ़ाया है, कंटिन्यूसली माइनिंग ज्ञान के साथ जुड़े हैं। जो कुछ भी आपका डाउट है, कुछ भी क्वेरीज है थ्रू ऑफ द जर्नी, आपको कुछ भी अगर ऐसा कुछ भी दिक्कत आता है कैसे पढ़े क्या पढ़े, आज का तो लिमिटेड टाइम स्पैन है, हो सकता है कई सारे डाउट आपके छूट गए होंगे, तो हमारे टीममेट्स हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। जो आपको जो कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। अनुराग सर है, उदित सर है, अमृतेश सर है। उदित सर जो कि लास्ट ईयर के AIR 1 थे गेट 2023 में, जिनका AIR 1 था, सारे टीम मेट्स हैं जो माइनिंग ज्ञान के साथ में जुड़े हैं। एक बड़ा टीम है माइनिंग ज्ञान के साथ जो आपके क्लासेस ले रहे हैं। कुछ फैकल्टीज लास्ट ईयर के हैं जिन्होंने 2023 में क्लास लिया था, 22 में क्लास लिया था, इस साल कुछ क्लास नहीं भी ले रहे हैं, लेकिन इनके रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर 2025 कोर्स के अंदर में अवेलेबल है, तो जिनका फायदा आप उठा सकते हैं, जिनसे आप पढ़ सकते हैं। कि अगर इस साल का फैकल्टी आपको उतना नहीं समझ में आ रहा है, कि आपको लग रहा है कि अजीत यादव सर ने बड़ा अच्छा पढ़ा रखा है, तो उनके क्लास अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं उनसे पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे टीम मेंबर्स हैं, टेक्निकल टीम है जो आपको हेल्प करेंगे बैक एंड पे। कि अगर आपको ऐप में कोई दिक्कत आ रहा है, पेमेंट रिलेटेड कोई इशू आ रहा है या और कोई भी इशू आपको आ रहा है, तो हमारे पास जो टेक्निकल टीम है ये है जो आपको हेल्प करता है। सर ये बुक कैसे मिलेगा सर हम लोग को? बुक का कोर्स ज्वाइन करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है। अदरवाइज अलग से आप बुक परचेस करना चाहें तो वो भी ऐप के अंदर में ही वहां से बाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। और ये तो होगी बात हमारी। एक जो इम्पोर्टेंट चीज है जिसकी मैं बात कर रहा था कि क्यों माइनिंग ज्ञान पर भरोसा करें। किसी भी चीज को आप चूज करते हैं, शादी भी करते हैं तो ऐसा नहीं कि किसी से भी शादी कर लेते हैं। शादी करने से पहले जांच पड़ताल करते हैं कैसी है, क्या है, कैसा उनका पुराना जो भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। गर्ल्स के केस में भी आप देखते हैं कि गड़बड़ तो नहीं है कुछ। तो वैसा ही कोचिंग से रिलेटेड भी है कि 2022 में हमने 2022 गेट से माइनिंग ज्ञान ने जो भी गेट प्रिपरेशन का जर्नी स्टार्ट करा था 2021 के अंदर में, पहले ही साल में जो माइनिंग ज्ञान के अंदर में 350 से 400 के आसपास एडमिशन आया था, जिसमें से 90+ क्वालिफाई हुए थे स्टूडेंट। जो क्वालिफाई हुए थे लगभग सबका सिलेक्शन हो ही गया था, क्योंकि बताया था ना 22 में वैकेंसी बहुत सारा आया था। तो 60 से ज्यादा बच्चे ऐसे थे जो CIL, NTPC, NMDC के अंदर में पहले ही साल में माइनिंग ज्ञान से सेलेक्ट हुए थे। 2023 के अंदर में 2700 के आसपास टोटल एडमिशन था गेट 2023 कोर्स के अंदर में। और इस 2700 में से रिजल्ट आप देख सक रहे हैं, अंडर 120 थे, अंडर 260 थे, टोटल 160+ क्वालिफाइड हुए थे। 80 से ज्यादा, ये एक्चुअली 80 से दिख रहा है, ये 100 पार हो चुका है, क्योंकि ये रिजल्ट या ये जो भी आपका पोस्टर जो दिख रहा है ये बना था जो पहला लिस्ट निकला था। इसके बाद में 4 लिस्ट अलग अलग और निकल चुका है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे लिस्ट आते आते हर एक में माइनिंग ज्ञान कोई ना कोई बच्चा दिख रहा था। तो ये एक्चुअली 120+ ऐसे थे जिनका CIL मैनेजमेंट ट्रेनिंग में सिलेक्शन हुआ था। 350 टोटल पोस्ट थे, उस 350 में से 120 सिर्फ माइनिंग ज्ञान से सेलेक्ट हुए थे। 2024 की बात करें तो 2024 में एकदम बड़ा ही एक ऐतिहासिक रिजल्ट माइनिंग ज्ञान ने अचीव करा है। AIR 1 हमारे कोचिंग से है, अनुराग सर ने बता ही दिया आपको। अंडर 10 10 लोग हैं, अंडर 20 12 लोग हैं, अंडर 100 60 लोग हैं, और अंडर 200 135+ बच्चे ऐसे हैं जो गेट में जिन्होंने जो भी अपना रैंक अचीव करा है। एक 350 से ज्यादा क्वालिफाई हुए माइनिंग ज्ञान से।
ये हमारा पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जो आप देख सक रहे हैं। मतलब मैं कंपटीशन में ऐसा कोई है ऐसा नहीं बोल सकता, आसपास में भी कोई नहीं है कि जो रिजल्ट हम दे रहे हैं उसके आसपास में कोई भी आपको दे नहीं रहा है। रिजल्ट तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन फीस जो आपसे ले रहे हैं बड़ा ही मिनिमम से ले रहे हैं, 9,500 के आसपास फीस है। लेकिन सुमित किशोरी सर का था कि सर कुछ कम कर देते, बच्चे लोग जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं वैसे प्राइवेट में इतना फीस इनको लगता है, तो कुछ कम कर देते तो अच्छा होता। तो आप सभी लोग को इस ट्रेन पे आपको दिखाते बनेगा नहीं, आप लोग टेक्निकल टीम के पास कॉल कर लीजिएगा। ये कॉन्टेक्ट नंबर है, 2500 आप लोगों को एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा जो भी फीस है उसमें। ये माइनिंग ज्ञान का ऑफिशियल नंबर है, इनके पास आप कॉल कीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रोसीजर आपको बता देंगे, कुछ अमाउंट यूपीआई से लेते हैं और फिर कुछ अमाउंट जो है आपका डायरेक्ट ऐप से आता है। तो वो लेने के बाद जो भी है तो 9,500 रुपये कहने के लिए कोर्स फीस है। आपको जो लगने वाला है 2500 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा, जो टोटल फीस लगेगा वो लगेगा 2500 डिस्काउंट के बाद 7,000 रुपये मात्र आपको लगने वाला है जेआरयू का। ये जो डिस्काउंट है वो अगले 50 स्टूडेंट को ही मिलेगा, जो भी आपके कॉलेज से ज्वाइन करें, चाहे जो भी एक कूपन कोड हम रिलीज कर देंगे, तो उससे जो भी आप ज्वाइन करेंगे तो जितना जल्दी आप अच्छा आपके लिए, ठीक है। और कोई है जो सेकंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है तो उनके लिए भी ऑफर है कि 9,500 का फीस है, लेकिन अगर कोई 2 साल के लिए ज्वाइन करता है तो सिर्फ 10,500 रुपये लगता है, 3 साल के लिए ज्वाइन करता है तो सिर्फ 11,500 रुपये लगता है, मतलब 11,500। यस सर, मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो सेकंड ईयर वाले 3 साल का बेसिकली ज्वाइन करेंगे तो आपको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर के 11,500 रुपये में 3 साल का पूरा कोर्स मिल जाता है, ठीक है। कितना में सर? क्लियर है? 11,500 रुपये में 3 साल के लिए आपको पूरा कोर्स मिलता है। तो बेसिकली 9,500 में 2,000 रुपये एक्स्ट्रा आपसे लिया जा रहा है और कोर्स आपको पूरा 3 साल के लिए मिल रहा है। इस साल का 4 महीना, अगले साल 2026 का और 2027 का। ठीक सर, थैंक यू सर। क्लियर है? और किसी को कुछ पूछना है, कुछ जानना है माइनिंग ज्ञान के बारे में, मेरे बारे में, तो आप पूछ सक रहे हैं। ये ऑफर भी है, लास्ट ईयर अनुराग सर को मिला था बुलेट, जो AIR 1 हमारे कोचिंग से अगर लाएगा उनको एक्चुअली हम रॉयल एनफील्ड बुलेट देते हैं। उसके अलावा लास्ट ईयर हम लैपटॉप दे रहे थे अंडर 10 रैंक वालों को, इस बार आईफोन दे रहे हैं। तो अंडर 10 जिनका भी रैंक आएगा उसको आईफोन देते हैं। जस्ट कोई बड़ा चीज नहीं, एक्चुअली आपको जो एक्चुअल चीज मिलेगा, कोल इंडिया NMDC NTPC जैसे PSUs के अंदर में जो एक पोस्ट है वो सबसे बड़ा आपका रिवार्ड है, बोल सक रहे हो। इस तरह के कई सारे बुलेट आप ले सकते हैं एक बार ज्वाइन करने के बाद, लेकिन हमारे तरफ से एक छोटा सा आपको रिवार्ड रहता है कि आप भी माइनिंग ज्ञान को याद रखें। कोच करके हम ये छोटा सा आपको देते हैं कि अगर आप ऐसा कुछ अचीव करते हैं कि आपका AIR 1 आ जाता है कोचिंग से, या टॉप 10 में आते हैं, टॉप 20 में आते हैं, टॉप 100 में आते हैं, तो इस तरह का रिवार्ड है। क्वालिफाई भी करते हैं तब भी आपको एक मैंडेटरी जो भी आपको रिवार्ड माइनिंग ज्ञान की तरफ से मिलता है। ठीक है भाई लोग, कुछ और जानना है, कुछ और पूछना है तो पूछ सक रहे हैं, अदरवाइज कॉन्टेक्ट नंबर हमारा टीम का तो आपको दे ही दिया हूँ। कुछ भी सर एक बार आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिखा दीजिएगा प्लीज। ये दिख रहा है स्क्रीन पे? जी थैंक यू सर। मैं सर को भी भेज दूंगा, ब्रोशर भेज दूंगा, जो भी गेट का हमारा ब्रोशर है वहां से भी आपको डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी। ठीक, थैंक यू सर। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, कुछ जानना है? ओके देन, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू इतना टाइम देने के लिए, सुनने के लिए। थैंक यू सो मच सर। अनुराग सर, साहू सर, जो आपने टाइम निकाल करके जो भी झारखंड रॉयल यूनिवर्सिटी के बच्चों को अपना जो भी अपना टिप्स दिया, जो भी स्ट्रेटेजी वगैरह शेयर करा, थैंक यू सो मच। सुमित किशोरी सर या जयप्रकाश सर जिन्होंने हमें इनवाइट करा, बोलने का मौका दिया अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के सामने। कोशिश यही रहेगा कि आगे आपके कॉलेज भी आने का मौका मिले, कोई इवेंट वगैरह अगर आप करवाएं तो अगर इनवाइट करें हमें तो कॉलेज में भी आने का मौका मिले तो जरूर आएंगे, आपसे दोबारा कनेक्ट करने का मौका मिले तो जरूर कनेक्ट होना चाहेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू अपना टाइम देने के लिए, अटेंशन देने के लिए।